चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था सॉलिड स्टेट का, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हम बात कर रहे थे बेटा पैकिंग इन सॉलिड, यानी सॉलिड में पैकिंग के बारे में। तो पैकिंग के लिए हमने कहा था पैकिंग क्या होती है, मेनली 3 टाइप की होती है, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। इन तीनों का मैंने मीनिंग बताया था। अगर एटम का अरेंजमेंट क्या एक ही एक्सिस के अकॉर्डिंग हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो क्या होगा, 1D पैकिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक फिंगर का एग्जाम्पल दिया था, क्लियर। अगर एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग हो बेटा, 2 डायमेंशन में हो, तो क्या बोलते हैं, 2D पैकिंग। फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 फिंगर का मैंने एग्जांपल लिया था, क्लियर। या फिर क्या एटम का अरेंजमेंट क्या हो, अगर 3 डायरेक्शन में हो, 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग हो, तो क्या होता है बेटा, उसे बोलते हैं 3D पैकिंग। जैसे तीनों एक्सिस काम में आ रही है, XYZ देख सकते हो आप, क्लियर। तो 1D 2D और 3D, इनका मीनिंग क्या होता है ये मैंने बताया था। फिर मैंने कहा था कई सारे एटम्स क्या अगर स्ट्रेट लाइन में जुड़े हो तो क्या होता है, 1D पैकिंग का फॉर्मेशन होता है। और ये एक लाइन की फॉर्म में होती है, एक रो की फॉर्म में होती है, क्योंकि एक ही एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक ही डायरेक्शन में एटम का अरेंजमेंट होता है, क्लियर। कई सारी 1D की रो को अगर एक दूसरे के साथ अरेंज कर दे तो हमें पता है इस टाइप से क्या बनता है, 2D की लेयर बनती है बेटा। अब इसे लेयर बोलेंगे, इसे रो बोलेंगे क्या, नहीं, ये लेयर हो गई बेटा, परत हो गई, क्लियर। और कई सारी 2D की जो लेयर्स होती है उनको अगर एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो किसका फॉर्मेशन होता है, 3D का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने रजिस्टर और बुक का एग्जांपल दिया था, याद है ना। रजिस्टर में कई सारी लाइंस होती है, उसको क्या मान सकते हैं, 1D मान सकते हैं। कई सारी लाइंस को एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो पूरे पेज का फॉर्मेशन होता है, वो क्या हो गया, 2D में हो गया, जिसकी 2 एक्सिस होती है, लेंथ और विड्थ, यस और नो। और कई सारे पेज को एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो हमें पता है किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, यानी पूरी बुक का फॉर्मेशन हो जाता है, जो 3D की फॉर्म में होती है बेटा, जिसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट भी होती है, क्लियर। तो ये बेसिक मैंने आइडिया दिया था कैसे करना है, क्या करना है। शॉर्ट में मैं क्या कह सकता हूं, 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो 2D का फॉर्मेशन होता है, 2D पैकिंग। अब 2D में जो लेयर्स बनती है वो क्या होती है, 2 टाइप से बनती है बच्चों। एक तो कौन सी, स्क्वायर 2D, एक होता है बेटा हेक्सागोनल 2D। ये कैसे बनता है, ध्यान है ना, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की थी कैसे। अगर 1D के जो एटम्स है, 1D की रो है, उनके एटम्स को अगर स्ट्रेट लाइन में जोड़े, एक दूसरे के साथ अरेंज करे, एटम के एकदम स्ट्रेट लाइन में बाकी एटम्स होना, तो स्क्वायर 2D बनती है। या फिर क्या, एटम के बीच में जो फ्री स्पेस है, अलग अलग रो के एटम क्या, यानी हर एटम अपने से ऊपर या नीचे वाली रो के एटम के फ्री स्पेस में हो, बीच का जो वैकेंट स्पेस होता है वहां पर अगर जुड़ा हो तो क्या होता है, हेक्सागोनल 2D का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। ठीक है बेटा, फिर अपन ने बात की थी 3D पर आए थे तो हमने क्या कहा था, 2D की कई सारी लेयर्स को एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे तो 3D पैकिंग का फॉर्मेशन होता है। अब हमें पता है 2D की जो लेयर्स होती है वो 2 टाइप की होती है, स्क्वायर 2D और हेक्सागोनल 2D, ओके। स्क्वायर 2D की लेयर्स को एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो 3D का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, कल अपन ने बात की थी, याद है ना। यानी पहला तरीका तो क्या, स्क्वायर 2D की लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से अरेंज करते हैं कि हर एटम, यानी हर लेयर का एटम अपने से ऊपर या नीचे वाली लेयर के एटम के एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, तो क्या होता है, यानी फर्स्ट कंडीशन का फॉर्मेशन होता है बेटा, जो अपने कहा था SCC में होती है, क्लियर। ठीक है, दूसरा अपने क्या कहा था, जो स्क्वायर वाली 2D की लेयर्स है उनको एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं क्या, कि हर एटम क्या हो, अपने से ऊपर या नीचे वाली लेयर के एटम के बीच के फ्री स्पेस में होता है बच्चों। कैसे होता है, कल मैंने डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन किया था, बात समझ में आई क्या। ऐसी कंडीशन जो होती है वो होती है BCC में होता है बेटा, क्लियर। अब 2D की लेयर को स्ट्रेट लाइन में अगर ऐड करेंगे तो क्या होता है, SCC बनता है, पैकिंग होती है AAA टाइप की, क्लियर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होता है तो सेम अल्फाबेट यूज करते हैं। लेकिन अगर एटम के फ्री स्पेस में अगली लेयर का एटम, फिर क्या कहा, जैसे मैंने सेकंड लेयर का एटम फर्स्ट के फ्री स्पेस में, थर्ड लेयर का एटम सेकंड लेयर वालों के फ्री स्पेस में, फोर्थ लेयर के एटम क्या होंगे, थर्ड लेयर के फ्री स्पेस में। ऐसे करते करते थर्ड लेयर होती है वो फर्स्ट को रिपीट करती है और फोर्थ लेयर होती है वो सेकंड को रिपीट करती है। रिपीट करने का मतलब है एक ही एक्सिस पर होना बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में होना, आ गया समझ में। अगर थर्ड लेयर अगर फर्स्ट को रिपीट करेगी, फोर्थ अगर सेकंड को रिपीट करेगी, तो आता है AB टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, क्लियर। वो होता है बच्चों BCC में, क्लियर। ठीक है बेटा, अब अपन ने बात की जैसे कि कई सारी 2D की लेयर्स होती है, उनको एक दूसरे के साथ अरेंज करने पर 3D पैकिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अपन ने कहा था बच्चों, जो स्क्वायर वाली लेयर्स होती है उसको हम 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं और 3D पैकिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा किससे, हेक्सागोनल वाली जो 2D की लेयर्स होती है उससे 3D का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ओके। चलो बेटा, तो जो अपन डिस्कस कर रहे थे क्या,
फॉर्मेशन ऑफ, क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग, यानी फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग यानी त्रिविम संकुलन का निर्माण। ओके, इसका फॉर्मेशन अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने क्या कहा था, ये दो टाइप का होता है। एक तो अपन ने क्या कहा था, बाय स्क्वायर 2D लेयर्स या 2D पैकिंग। ओके, तो इसका सेकंड टाइप क्या हो गया बेटा, नंबर 2 मैं लिख रहा हूं बाय हेक्सागोनल, यानी अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था इसमें स्क्वायर वाली लेयर से कैसे करते हैं वो तो डिस्कस किया था। सेकंड टाइप क्या कर रहे हैं, बाय हेक्सागोनल 2D लेयर्स, यानी नो डाउट 3D का फॉर्मेशन हमें किससे करना है, 2D की लेयर्स से तो करना ही करना है। तो पहले क्या था, स्क्वायर वाली लेयर्स थी, अब कैसी ले रहे हैं, हेक्सागोनल वाली लेयर्स को यूज कर रहे हैं। ओके ठीक है, और इसको भी बेटा हमें पता है दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो क्या, फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या है बच्चों, सबसे पहले दिमाग में क्या होना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए क्या बेटा, कम से कम एक लेयर कैसी होगी। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हेक्सागोनल 2D लेयर होती कैसे है, उसके बाद देखेंगे बाकी लेयर्स को इसके साथ कैसे हमें जोड़ सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ओके कैसे, तो सबसे पहले क्या करो बेटा, स्क्वायर वाली या हेक्सागोनल वाली है, हेक्सागोनल वाली 2D की एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलो बेटा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो एटम है, समझना, हेक्सागोनल वाली एक 2D लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हमें पता है मुझे हेक्सागोनल वाली बनानी है, तो क्या करूंगा, इसके नीचे वाला एटम क्या होगा, इसके स्ट्रेट लाइन में होगा या फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में होगा बेटा। कल एक एक बात हमने एक्सप्लेन की थी, ध्यान है ना। तो इसके फ्री स्पेस में क्या करेंगे, इसके नीचे वाला एटम होगा, क्लियर, ठीक है बेटा। इसके फ्री स्पेस में क्या होगा, इसके नीचे वाला एटम होगा। तो इस टाइप से हमें पता है बेटा, ये अपने क्या किया, हेक्सागोनल 2D लेयर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये तो क्या हो गया, पहली लेयर हो गई, क्लियर। ये मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, ये अपनी क्या है, फर्स्ट लेयर। ओके, क्योंकि मैंने क्या कहा था पेपर पे, कंप्लीट डायग्राम बनने के बाद तो आपको खुद को आइडिया नहीं लगेगा, मैंने ये क्या बना दिया, इसलिए मैं साथ साथ जिस कलर का मैं यूज कर रहा हूं वैसे ही मैं लेयर को नाम दे रहा हूं। ब्लैक कलर यूज किया तो मैंने लिखा है फर्स्ट लेयर, ये इसकी फर्स्ट लेयर होगी, ब्लैक कलर जो हमने यूज किया, क्लियर, ठीक है। अब क्या कहेंगे, सेकेंड लेयर क्या होती है, सेकंड लेयर फर्स्ट के फ्री स्पेस में होगी। मैंने क्या कहा, सेकंड लेयर कहां होगी, फर्स्ट लेयर के फ्री स्पेस में। तो देखो बेटा, सेकंड लेयर के लिए मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं, जैसे मान लो ब्लू कलर यूज करते हैं बेटा। तो देखो कैसे, सेकंड, देखो फर्स्ट के फ्री स्पेस कहां है, यहां रहे बच्चों। तो इनके फ्री स्पेस में क्या करो, सेकंड लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दो। ये लो बेटा, सेकंड लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये लो सेकंड लेयर होगी बेटा। ये ब्लू कलर से मैं क्या बना रहा हूं, ये सेकंड लेयर के एटम है बेटा, क्लियर, ठीक है। अब थर्ड लेयर के एटम कहां होंगे, सेकंड के फ्री स्पेस में क्या करो, थर्ड लेयर के एटम बना दो बेटा। तो देखो अलग कलर यूज कर रहा हूं। अब देखो बेटा, सेकंड का फ्री स्पेस कहां है, ये रहा, सेकंड लेयर कौन सी है, ब्लू कलर में। इसका देखो फ्री स्पेस ये रहा, तो इसके फ्री स्पेस में क्या करो, थर्ड के एटम बनाना स्टार्ट कर दो। ये लो बेटा, इसके फ्री स्पेस में अपन क्या कर रहे हैं, थर्ड के एटम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो रेड कलर अपन ने यूज किया है बेटा, ये रेड कलर यूज किया, ये कौन सी है, इसकी थर्ड लेयर है। मैंने क्या कहा था, डायग्राम बनाकर, डायग्राम कंप्लीट बनने के बाद तो खुद की नजरों में गिर जाओगे कि ये मैंने क्या बना दिया, लेकिन वर्डिंग के साथ साथ समझेंगे तो क्या होगा, ईजी होगा बेटा। ओके चलो बेटा, देखो कैसे करना है, क्या करना समझना। अब मैं इसको लैंग्वेज से बोल रहा हूं, क्या करना समझना अच्छे से। सेकेंड लेयर एटम्स अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ फर्स्ट लेयर एटम, ओके। और फिर क्या कहा, थर्ड लेयर एटम्स आर अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ सेकेंड लेयर एटम, क्लियर। क्या कहा, दूसरी परत के परमाणु पहली परत के रिक्त स्थानों में पाए जाते हैं, स्थित होते हैं, और तीसरी परत के परमाणु दूसरी के रिक्त स्थानों में स्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं बेटा, क्लियर। और ऐसा अरेंजमेंट अगर चलता रहा तो हमें पता थर्ड लेयर क्या होगी, अरे फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में होगी या नहीं होगी, होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देख सकते हो बेटा, फर्स्ट लेयर कैसी थी, ब्लैक कलर में, और देखो ब्लू कलर में सेकंड लेयर है, रेड कलर में क्या है, थर्ड लेयर है। अगर ऐसा अरेंजमेंट हो तो हमें पता रेड कलर यानी थर्ड लेयर के एटम देखो फर्स्ट लेयर यानी ब्लैक कलर वाले के स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, देख सकते हो बच्चों, ये ब्लैक कलर है, ये देख सकते हो ये ब्लू कलर वाले एटम है। तो ब्लू कलर वाले ब्लैक वालों के स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं क्या, नहीं बच्चों, एक ही एक्सिस में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। लेकिन रेड कलर वाले जो है थर्ड लेयर के एटम, वो देखो ब्लैक कलर वालों के साथ एक लाइन में आ रहे नहीं आ रहे। आप देख सकते हो बेटा, ऐसे लाइन खींचोगे तो हमें पता ब्लैक वाले के भी सेंटर से पास होगी और रेड कलर वाले के भी सेंटर से पास होगी। इसका मतलब है ब्लैक कलर और रेड कलर के एटम क्या है, एक ही लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, और एक ही लाइन में होना यानी एक दूसरे को रिपीट करना। बात समझ में आ गई, क्लियर। इसका मतलब थर्ड लेयर का एटम क्या करेगा,
फर्स्ट को रिपीट करेगा। अरे सेकंड वाला फर्स्ट को रिपीट कर रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब फर्स्ट लेयर के अरेंजमेंट को अगर अपन क्या बोले बेटा, ए माने, तो सेकंड वाला इसको रिपीट कर रहा है क्या? नहीं बच्चों, सेकंड वाला इसको रिपीट नहीं करेगा तो अपन क्या बोलेंगे, उसको अलग नाम दे देंगे बी। क्लियर? लेकिन थर्ड वाला जो रेड कलर अपने देखा ब्लैक कलर की स्ट्रेट लाइन में है, तो थर्ड वाला फर्स्ट को रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा? अगर रिपीट कर रहा है तो सेम अल्फाबेट यूज करूंगा। अगर थर्ड फर्स्ट को रिपीट कर रहा है तो थर्ड नंबर पे जो फर्स्ट का अल्फाबेट था वही यूज करना है, यानी वापस ए। और ऐसा करते करते थर्ड के फ्री स्पेस में क्या होगा, फोर्थ लेयर के एटम आएंगे। आप बना के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम है, यानी रेड के फ्री स्पेस में फिर से एटम बनाना स्टार्ट करोगे फोर्थ लेयर के, तो वो क्या आएगा, ब्लू कलर वालों के स्ट्रेट लाइन में आएगा। इसका मतलब क्या कहेंगे, अगर सेकंड लेयर के एटम फर्स्ट के फ्री स्पेस में, थर्ड के एटम सेकंड के फ्री स्पेस में, फोर्थ के एटम थर्ड के फ्री स्पेस में, ऐसे अगर अरेंजमेंट चलता जाए तो थर्ड लेयर फर्स्ट को रिपीट करती है, फोर्थ लेयर सेकंड को रिपीट करती है, और फोर्थ लेयर अगर सेकंड को रिपीट करेगी तो वापस क्या लिखूंगा, बी। तो ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, यानी इस पैकिंग अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है बेटा, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। यहां तक बात समझ में आई बेटा, यस और नो? लेकिन मैंने क्या कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनके एग्जांपल्स किस में होते हैं, क्या होते हैं बेटा। इसका जो एग्जांपल होता है बेटा, ये कंडीशन किस में होती है, एग्जांपल HCP, यानी HCP में यही कंडीशन होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो HCP को अपन ने डिटेल से समझा था बच्चों। आपको याद अपन ने क्या कहा था, इस टाइप से एक साइक्लोहेक्सेन की लेयर होती है, हेक्सागोनल लेयर होती है, यस और नो? इसमें हमें पता है सेंटर पर एटम होता है और क्या होता है, हेक्सागोनल के कॉर्नर पर एटम होते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग फिर हमने कहा था ऊपर के 3 जो बॉडी सेंटर एटम होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। क्लियर? ठीक है। और इसके हमें पता नीचे भी 3 बॉडी सेंटर एटम होंगे, दूसरी हेक्सागोनल लेयर और इसके बीच में, जैसे ये एक हेक्सागोनल लेयर है, इसके ऊपर वाली हेक्सागोनल लेयर है, इन दोनों के बीच के 3 बॉडी सेंटर एटम, ये हेक्सागोनल लेयर है, इसके नीचे हेक्सागोनल लेयर है, इन दोनों के बीच के ये बॉडी सेंटर एटम, यस और नो? क्लियर? तो देखो डायग्राम में आप देख भी सकते हो बेटा, इस लेयर को अगर मैं क्या मानूं, ए मानूं, और ये हमें पता है बच्चों, ये जो लेयर है एटम की लेयर है वो इसके स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं बच्चों, वो अलग लाइन में होगी, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, बी बोल दूंगा। अब ये जो एटम की लेयर है देख सकते हो बेटा, इसके स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, अरे एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे बच्चों, तो इसको वापस अपन क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। क्लियर? और इसके नीचे एक हेक्सागोनल की और लेयर बनाएं, तो ये बताओ जिसको हमने सेकंड लेयर बोला है, इसके स्ट्रेट लाइन में आएगी नहीं आएगी, तो वापस क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी बेटा। क्लियर? तो इस टाइप का पैकिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, हमें पता है ए बी टाइप। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? ठीक है बेटा। और हमें पता है अगर HCP में आ गया तो HCP देखते ही दिमाग में आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12 होगा, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बेटा, 74%, क्योंकि एक एक चीज हमने कैलकुलेट करके पीछे देखी है। HCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, क्या होगी, समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? कोई डाउट बेटा, फटाफट बोलो, आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। दृष्टि, हर्ष, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, रोहित। ओनली डायग्राम से समझना थोड़ा टिपिकल रहेगा बेटा, इसलिए मैं लैंग्वेज जरूर समझा रहा हूं, कैसे होगा क्या होगा। सर पहले वाले लेक्चर कितने दिन में प्रोवाइड करवाओगे, लास्ट 2 डेज के। बिल्कुल बेटा जल्दी करवा देंगे। जो अपना वीडियो मेकिंग वाला है बच्चों, वो थोड़ा सा उसको कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, कोई काम हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, आजकल में आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा बेटा। बाकी तो डेली अपलोड हो रहे थे, लेकिन 2 दिन से अपलोड नहीं हो पा रहे बेटा, हॉस्पिटलाइज है बंदा, तो आज ऑलमोस्ट फ्री होके आज तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा यहाँ तक बात ठीक है, यस और नो? चलो बेटा, तो ये अपन ने बात की है बच्चों किसकी, यानी जो हेक्सागोनल 2D लेयर से अपन क्या करें, 3D पैकिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये तो अपनी क्या है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो बच्चों, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, यानी जो हेक्सागोनल की लेयर से बेटा उससे अपन इस टाइप से क्या कर सकते हैं, पैकिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन सा, 3D पैकिंग। ओके, तो अपन ने क्या कहा था, हेक्सागोनल लेयर तो हमें यूज करनी है, लेकिन सभी हेक्सागोनल लेयर को एक ही तरीके से हम अरेंज करें जरूरी है क्या, नहीं बेटा। इसका सेकंड यानी सेकंड मेथड क्या है बच्चों, देखते हैं सेकंड टाइप, यानी इसका दूसरा तरीका क्या है, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, हेक्सागोनल की लेयर को एक दूसरे के साथ अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे
पहली कंडीशन क्या है, बच्चे को आइडिया होना चाहिए हेक्सागोनल लेयर होती कैसे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हेक्सागोनल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये मान लो एक हेक्सागोनल लेयर का फॉर्मेशन कर लो, कैसे बनती है, क्या बनती है। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा, पहले 1D 2D पढ़ाने का पर्पज क्या था, क्योंकि 1D 2D अगर नहीं पढ़ते तो बच्चे को आइडिया ही नहीं लगता कि सर ये क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ओके चलो बेटा देखो इसमें एक्चुअल में कैसे होता है, क्या होता है समझते जाना। देखो बच्चों इसमें एक्चुअल में एटम की क्या होती है, क्रॉस पैकिंग होती है। क्रॉस पैकिंग कैसे होती है, ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर है तो इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा फर्स्ट लेयर ब्लैक कलर से। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो बच्चों कैसे करना है, इसमें क्या होता है, एटम की क्रॉस पैकिंग होती है। क्रॉस पैकिंग होती है तो क्या होगा, जैसे मान लो ये एटम है, इसके क्रॉस में क्या होता है, सेकंड लेयर का एटम होता है। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, देखो इसमें 4 लेयर बनानी पड़ेगी और 4 लेयर हमें पता है हेक्सागोनल वाली बना देंगे तो आपको पता है ये मामला बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, समझ के बाहर हो जाएगा, पूरा ऐसे क्रॉस टाइप से लग जाएगा। तो मैं बाकी लेयर्स के लिए क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक एक एटम बना रहा हूं समझने के लिए। कैसे बेटा, मैंने क्या कहा, इसमें एटम कैसे होते हैं, क्रॉस पैकिंग में होते हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट लेयर के ये एटम हो गए, सेकंड लेयर के एटम क्या होंगे, इनके थोड़े क्रॉस में होते हैं बेटा। ये मान लो जैसे इनके थोड़े क्रॉस में क्या, ये सेकंड लेयर है बेटा, ये ब्लू कलर से मैंने क्या बनाई है, सेकंड लेयर बनाई है, क्लियर। इनके थोड़ा क्रॉस में क्या होगा, थर्ड लेयर के एटम होते हैं। ये जैसे मान लो क्या है बच्चों, ये थर्ड लेयर के एटम हो गए। ये मैं रेड कलर से क्या कर रहा हूं, ये थर्ड लेयर है बच्चों। बात समझ में आई क्या। और इनके क्रॉस में क्या होगी, फोर्थ लेयर के एटम होते हैं। फोर्थ लेयर के एटम होते हैं, इसको मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। तो थर्ड वाली के क्रॉस में क्या होगा, फोर्थ लेयर का एटम होता है। ये जो मैंने डॉट डॉट से बनाया है बेटा वो क्या है, ये फोर्थ लेयर एटम है। बात समझ में आई क्या, ये क्या है बच्चों, फोर्थ लेयर एटम है। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। कैसे बेटा देख सकते हो, इस बात को इजी वे में समझो बेटा। कैसे, मैंने क्या कहा, इसमें एटम की पैकिंग कैसे होती है, ये फर्स्ट लेयर एटम है, इसके थोड़ा क्रॉस में क्या होता है, सेकंड लेयर एटम, इसके थोड़ा क्रॉस में क्या होता है, थर्ड लेयर एटम, और इसके थोड़ा क्रॉस में क्या होता है, फोर्थ लेयर एटम होते हैं बच्चों। ओके, यानी लेयर की जो पैकिंग होती है वो क्रॉस पैकिंग होती है। देखो बेटा इसमें एग्जाम्पल आएगा FCC का, और आपको याद है मैंने कहा था FCC क्या होती है, आइडियल पैकिंग होती है। आइडियल पैकिंग क्यों होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रॉस पैकिंग इसी में होती है। और जैसे मैंने ब्रिक वाला, अपन जैसे वॉल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसमें जितनी ज्यादा क्रॉस पैकिंग होती है पैकिंग उतनी अच्छी होती है, क्योंकि हर ब्रिक, हर ईंट क्या करेगी, अपने आसपास वाली 2 ईंटों को बैलेंस करके रखती है, उन्हें हिलने नहीं देती बेटा। यस और नो, सेम कंडीशन यहाँ पर इसमें क्या होता है, क्रॉस पैकिंग होती है। तो कई सारी लेयर्स बनाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बाकी लेयर का एक एक एटम बनाया है। कैसे, फर्स्ट लेयर है ब्लैक कलर में, फिर क्या ब्लू कलर में सेकंड लेयर बनाई है, वो थोड़ी क्रॉस में होगी, फिर थर्ड वाला मैंने रेड कलर से यूज किया बेटा। इसके यानी सेकंड के क्रॉस में क्या होगा, थर्ड लेयर का एटम होगा। और क्या होगा, अगर सेकंड के क्रॉस में थर्ड लेयर का एटम होता है तो क्रॉस पैकिंग में होते होते थर्ड लेयर का एटम क्या होता है, फर्स्ट के फ्री स्पेस के स्ट्रेट लाइन में आता है। मैंने क्या कहा, जैसे देख सकते हो फर्स्ट का फ्री स्पेस कहां है बच्चों, ये रहा। इसके फ्री स्पेस की डायरेक्शन में क्या आता है, थर्ड लेयर का एटम आता है। इसका मतलब मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग के 3 एटम, अरे स्टार्टिंग के 3 एटम यानी ब्लैक, ब्लू और रेड, ये तीनों एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं क्या, नहीं बच्चों, तीनों एटम अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग लाइन में आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग अल्फाबेट यूज करूंगा, A, B और C। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। बाकी अगर अपन बात करें जैसे फोर्थ लेयर, तो मैंने क्या कहा, एटम की क्रॉस पैकिंग होते होते जो फोर्थ लेयर आती है वो क्या आती है, फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, सेकंड लेयर फर्स्ट के क्रॉस में होती है, थर्ड लेयर सेकंड के क्रॉस में होती है, और फोर्थ लेयर थर्ड के क्रॉस में होती है। ऐसे क्रॉस पैकिंग होते होते थर्ड लेयर के एटम क्या होते हैं, फर्स्ट लेयर के जो फ्री स्पेस है उनकी डायरेक्शन में, और फोर्थ लेयर का एटम क्या होता है, फर्स्ट लेयर एटम के स्ट्रेट लाइन में आता है। इसका मतलब फोर्थ लेयर क्या करेगी, फर्स्ट को रिपीट करेगी। बात समझ में आ गई बेटा। इसका मतलब फोर्थ लेयर अगर फर्स्ट को रिपीट करेगी, इसका मतलब स्टार्टिंग की 3 लेयर तो एक दूसरे को रिपीट नहीं करती। तो मैंने अलग अल्फाबेट यूज किया है, A-B-C, क्लियर। फोर्थ लेयर अगर रिपीट करेगी तो वापस इसके लिए क्या करूंगा, A अल्फाबेट यूज करूंगा। और बाकी की लेयर, फोर्थ लेयर फर्स्ट को रिपीट करती है तो फिफ्थ लेयर क्या करेगी, सेकंड को रिपीट करेगी, सिक्स्थ लेयर क्या करेगी, थर्ड को रिपीट करेगी बेटा। तो पैकिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, ABC टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। क्या कहा, इसे क्या बोलते हैं बेटा,
ABC टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट कैसे हुआ बेटा, एक एक मैंने वर्डिंग बोली है, समझ में आ गया, क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये किस में होता है, किस टाइप से होता है बेटा, तो इसका जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है बेटा, FCC और CCP। FCC या CCP में इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा आपको याद है जैसे FCC का जैसे हमने डायग्राम यूनिट सेल बना के कई बार हमने समझा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना के समझा देता हूँ। FCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये तो हमें पता ही है। FCC में एटम कहाँ कहाँ होता है हमें पता, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे हर यूनिट सेल में। ये लो बेटा कॉर्नर पर एटम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नर पर बना दिए, ये तो कॉर्नर पर हो गई, क्लियर। अब हमें पता है इसके अलावा एटम कहाँ होते हैं, फेस सेंटर पर होते हैं। तो ये लो बेटा ऊपर वाला फेस सेंटर, ये लो नीचे वाला अपर साइड और लोअर साइड फेस सेंटर, क्लियर। ठीक है बेटा, ये अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो ये जैसे अपन ने यानी लेफ्ट साइड और ये राइट साइड का फेस सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें पता फ्रंट और बैक साइड में, ये लो बेटा फ्रंट साइड और ये लो बैक साइड, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अरे कई सारे फेस सेंटर एटम का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इसमें एटम की क्रॉस पैकिंग होती है। क्रॉस पैकिंग होती है तो क्या होता है, ये जो लेयर होती है, ये जो लेयर होती है इसको बोला जाता है A। समझना बेटा मैं डॉट डॉट से कैसे यूज कर रहा हूं। और ये जो एटम्स की लेयर होती है, ये जो एटम्स की लेयर होती है इसको बोला जाता है बेटा B। बात समझ में आई क्या, ये जो एटम की लेयर होती है, ये वाली एटम की लेयर होगी बच्चों, इसको बोला जाता है C। बात समझ में आई। और ये जो एटम की लेयर होगी, बच्चा कहेगा सर एक एटम से लेयर कैसे, तो मैंने क्या कहा, इसके आसपास में और भी कई यूनिट सेल होगी, इनके एटम भी इसकी लाइन में होंगे, क्लियर। तो आप देख सकते हो ऐसे अगर अरेंजमेंट हो तो फर्स्ट और फोर्थ क्या होगी, एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में आएगी। आप एक लाइन बनाओगे तो देखो फर्स्ट और फोर्थ क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी। इसका मतलब ABC, फोर्थ वाली वापस फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में है तो वापस क्या बोलेंगे, A बोलेंगे बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। इसका मतलब अरेंजमेंट कैसा हो गया, ये ABC, क्या कहा, ABC टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई, क्लियर। और अपन ने क्या बोला, ये किस में होता है, FCC या CCP में होता है। तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 है और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बच्चों, 74% होती है। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। ये अपने अरेंजमेंट की बात की है, यानी 1D 2D 3D पैकिंग अरेंजमेंट का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, को डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। को डाउट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, और कोई डाउट है तो बोलो। ओके, और कोई डाउट, यहां तक बात ठीक है बच्चों। तो ये अपने पैकिंग की बात की है, कैसे करना है, क्या करना। चलो बुझान दो क्या, अरे बुझान दे। चलो बेटा, तो ये अपने बात की पैकिंग, कैसे फॉर्मेशन पैकिंग का करना है, क्या करना है। बच्चों एक बात तो आपने देखी होगी, मैंने क्या कहा था सभी रियल स्ट्रक्चर्स होती है। रियल स्ट्रक्चर्स का मतलब है जैसे SCC, BCC, FCC, बार बार अपन HCP ये सब पढ़ते हैं, तो ये क्या आता है, 3D में आता है बच्चों। इनके एग्जाम्पल आपने देखे भी होंगे, 3D में ये कैसे आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसी में करवाता है बेटा, कन्फ्यूज, क्लियर। लेकिन रटना नहीं है, मैंने क्या कहा था, सिस्टमेटिक आपको समझना है। 1D से फिर 2D बनाएंगे, 2D से फिर 3D बनाएंगे, कैसे बनाना है एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। तो ये अपन ने कहा बच्चों पैकिंग कैसे होती है, क्या होता है, यहाँ तक बात ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में है कि सर क्या कहा कि सर आपने कहा था 2D पैकिंग होती है, वो दो टाइप की होगी, एक तो कौन सी, स्क्वायर वाली, एक हेक्सागोनल वाली। तो सर 2D पैकिंग में एटम के बीच का, आपने कहा था एटम के बीच का जो फ्री स्पेस होता है उसको आपने कहा था वॉइड बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं, नो डाउट बोलते हैं। सर आपने कहा था जो स्क्वायर वाली होती है, स्क्वायर 2D पैकिंग होती है, उसमें जो बीच का फ्री स्पेस होता है यानी वॉइड होता है, वो जनरली ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में होता है। और जो हेक्सागोनल 2D लेयर होती है उनके बीच का जो फ्री स्पेस यानी वॉइड होती है वो होती है ट्राइगोनल शेप में। अपने एक एक चीज लिखी थी, याद है ना। तो बच्चा कहेगा सर 3D पैकिंग में आपने 4 टाइप का पैकिंग अरेंजमेंट बना दिया, SCC में ऐसे होगा, BCC में ऐसे होगा, FCC में ऐसे, HCP में
में ऐसे, तो सर इनमें वॉइड्स नहीं होगी क्या? बिल्कुल बेटा वॉइड होगी। बच्चा कहेगा सर इनका डिस्कशन आपने क्यों नहीं किया? इनका डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि अब अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। बात समझ में आई क्या? अभी आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या बेटा? इन 3D पैकिंग अरेंजमेंट, मैंने क्या कहा? इन 3D पैकिंग अरेंजमेंट, इन 3D पैकिंग, अगर 3D पैकिंग अरेंजमेंट की बात आ रही है बेटा, इन 3D पैकिंग अरेंजमेंट, अगर 3D पैकिंग अरेंजमेंट होता है तो इसमें वॉइड कैसी होती है बच्चों? एक तो क्या होती है? टेट्राहेड्रल, मैंने क्या कहा? टेट्राहेड्रल। एक होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल, क्या कहा? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। एंड क्यूबिकल वॉइड्स, क्या कहा? क्यूबिकल वॉइड्स आर फॉर्म्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीधा क्वेश्चन एक तो बनेगा, ये बनेगा, क्या कहा? यानी त्रिविम संकुलन व्यवस्था में रिक्तियां कैसी बनती है? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, क्यूबिकल घनीय रिक्तियां बनती है। यानी इसमें 3 टाइप की वॉइड बनेगी और तीनों को अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा। बात समझ में आई? तो 3D पैकिंग में बनने वाली वॉइड कैसी होगी? टेट्राहेड्रल हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है या क्यूबिकल भी हो सकती है। बच्चा कहेगा सर इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, किस कंडीशन में बनेगी, कैसे बनेगी? अपन 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा। यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर? कोई दिक्कत बेटा? चलो बेटा, एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं बेटा, क्या जो नया पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, मैंने बोला अभी, क्या? वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या? वॉइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। बच्चों देखो, रिक्ति या अंतराकाशी छिद्र, बच्चों देखो क्या होता है? वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है बेटा? कैसे करना है? वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस के लिए क्या कहेंगे? यानी जो मान लो कोई पैकिंग अरेंजमेंट होता है, कोई पैकिंग अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या होता है बेटा? एटम के बीच का जो फ्री स्पेस होगा उसी को क्या बोलेंगे? वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी रिक्ति या अंतराकाशी छिद्र। मैंने क्या कहा? रिक्ति या अंतराकाशी छिद्र का मतलब क्या है? एटम की जो पैकिंग होती है किसी भी स्ट्रक्चर में, उनके बीच का जो फ्री स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं, रिक्तियां बोलते हैं बच्चों। क्लियर? ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे का जो भी सॉलिड स्टेट का पार्ट होगा उसमें वॉइड 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 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का है। और वॉइड का क्वेश्चन जिसने वॉइड समझ लिया उसका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नेगेटिव हो ही नहीं सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि बाकी का पार्ट तो हर कोई कर लेता है, कॉर्नर एटम ऐसे, फेस सेंटर ऐसे, बॉडी सेंटर ऐसे, ये तो हर कोई कर लेगा। लेकिन वॉइड में तुम्हें कैसे कंफ्यूज करवाएगा, समझना बच्चों। लेकिन अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, एक एक चीज हमें समझनी है। कैसे बेटा? मैंने क्या कहा? सबसे पहले वॉइड्स का मतलब मैंने बोला क्या है? द फ्री स्पेस बिटवीन एटम्स। क्या कहा? द फ्री स्पेस बिटवीन एटम्स इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन बेटा? वॉइड्स बोलेंगे। इस बात समझ में आई? किसी क्रिस्टल संरचना में परमाणुओं के मध्य स्थित क्या रिक्त स्थान जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो बच्चों, वैसे तो अपन वॉइड के कई सारे टाइप पढ़ेंगे, ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। क्लियर? लेकिन उन सभी वॉइड में एक नाम बार बार आएगा, क्या? यानी रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात। बात समझ में आई? इस रेडियस रेशियो का मीनिंग क्या होता है, ताकि बार बार ये नाम आए तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, सर ने ये क्या बोल दिया, मैंने क्या कहा? रेडियस रेशियो। एक वर्ड बार बार यूज होगा बेटा, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो स्मॉल आर कैपिटल आर, ये इसका सिंबल होता है। रेडियस रेशियो क्या होती है बेटा? रेडियस रेशियो अगर बोलेंगे तो रेडियस ऑफ वॉइड, मैंने क्या कहा? रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम। मैंने क्या कहा? अरे वॉइड की रेडियस और एटम की रेडियस, यानी किसी क्रिस्टल संरचना में, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो एटम होता है और बीच का फ्री स्पेस यानी वॉइड होती है, उन दोनों की रेडियस लेंगे बेटा। क्लियर? तो वॉइड की रेडियस अपॉन एटम की रेडियस, इन दोनों का जो रेशियो लेंगे, वो जो रेशियो की वैल्यू आती है हर टाइप की वॉइड के लिए अलग अलग आएगी। कितनी आती है, कैसे आती है, वो अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मैंने क्या कहा? हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो वॉइड बनती है उसकी रेडियस और उस स्ट्रक्चर में जो एटम होते हैं उनकी रेडियस, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है उसका रेडियस रेशियो। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो इसका मतलब दोनों में ही हमें क्या लेना है? रेडियस ही लेनी है, रेडियस ऑफ वॉइड, रेडियस ऑफ एटम। और हमें पता है बच्चों, नॉर्मल अगर कॉमन सेंस काम में ले तो वॉइड और एटम इन दोनों में से ज्यादा साइज किसकी होती है? एटम की होती है बच्चों। क्लियर? तभी तो पैकिंग अच्छी होती है। वॉइड की रेडियस एटम से तो कम ही होगी, तो इसे मैं
वॉइड की रेडियस को स्मॉल आर से और एटम की रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं। बात समझ में आई क्या? मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, पूरे चैप्टर में कहीं भी आ जाए स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, आप देखते ही समझ जाना किसकी बात हो रही है, रेडियस रेशियो की बात हो रही है। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? कोई डाउट यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड के बारे में, जो अलग अलग टाइप की वॉइड होती है, कैसे होती है, क्या होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत बेटा? चलो बेटा आगे बात करते हैं। तो ये तो अपने कहा वॉइड है, इसका मीनिंग क्या होता है, और बार बार ये जो वर्ड काम में आएगा क्या, रेडियस रेशियो, इसका मीनिंग क्या होता है, ये अपन को कैसे कैलकुलेट करना होता है। क्लियर? चलो बेटा, अब जो अलग अलग टाइप्स की वॉइड्स होती है, कैसी होती है, क्या होती है, तो उनको अपन डिस्कस करते हैं बेटा। नंबर 1 क्या कहेंगे सबसे पहले, टाइप्स ऑफ वॉइड्स। टाइप्स ऑफ वॉइड्स यानी अलग अलग टाइप की वॉइड्स है बेटा, उनके टाइप। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नंबर 1 है ट्राइगोनल, क्या कहा, ट्राइगोनल और टी शेप्ड, क्या कहा, ट्राइगोनल और टी शेप्ड वॉइड। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय या त्रिभुजीय भी बोल देते हैं, त्रिकोणीय या त्रिभुजीय रिक्ति। ओके, वॉइड का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान ही है। अब अलग अलग टाइप की वॉइड होती है, उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। नाम क्यों देते हैं बच्चों और कैसे बनती है, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, सुनना इस बात को अच्छे से। व्हेन 3 एटम्स ऑफ सेम लेयर और सेम प्लेन, मैंने क्या कहा, व्हेन 3 एटम्स ऑफ सेम लेयर और सेम प्लेन एडेड विद ईच अदर, देन बिटवीन देम ट्राइगोनल और टी शेप वॉइड्स आर फॉर्म्ड। बात समझ में आई क्या? यदि समान परतों के या समान तल के 3 परमाणु एक दूसरे से जुड़े हो, उनके मध्य क्या होता है, त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण होता है। यस और नो? क्लियर? तो क्या कहेंगे, जैसे बोल रहा है बेटा वैसे करते जाओ। जैसे 3 एटम ले लो बेटा सेम प्लेन के, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 एटम एक दूसरे से टच कर दो बेटा, उनके बीच में क्या होगा, ये जैसे अगर मैंने एटम बना दिए, ये क्या है बच्चों, एटम है। अगर क्या होगा, 3 एटम अगर सेम प्लेन के, सीधी सी बात है 3 एटम बोला है तो सेम प्लेन में होंगे। चाहे 3 एटम आप ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, यानी चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, हमें पता है एक प्लेन में आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे बच्चों। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यस और नो? अरे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यही तो होता है बच्चों। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपन देखते हैं क्या बेटा, इस टाइप से देखते हैं। कैसे? इस टाइप से होता है, जैसे इनऑर्गेनिक में देखते हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, तो क्या होगा, इनको अगर मिला दे, इनको मिला दे, तो आप देख सकते हो बच्चों कैसी स्ट्रक्चर बनती है, ट्राइगोनल टाइप से बनती नहीं बनती, और ये बीच का जो फ्री स्पेस है इसमें क्या होगा, ट्राइगोनल वॉइड बन जाएगी। तो वही बात अपन यहाँ कह रहे हैं बच्चों, क्या, ये तो जैसे मान लो एटम है, ये बीच की जो फ्री स्पेस है यहाँ पर क्या बनेगी, ट्राइगोनल वॉइड बनेगी। बात समझ में आ गई, ये इसकी है ट्राइगोनल वॉइड। क्लियर? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे कंफ्यूज करवाता है, 1 बाय 1। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्या, अगर बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चा कहेगा सर वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी वॉइड का फॉर्मेशन, क्या कहा, किसी वॉइड का फॉर्मेशन जितने एटम के मिलने से होता है वही होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आई क्या? ट्राइगोनल वॉइड है, उसका फॉर्मेशन कितने एटम के मिलने से हो रहा है बेटा, 3 एटम के मिलने से हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? पहला क्वेश्चन। अब क्या कहेंगे, इसको नाम क्यों दिया गया। अगर बाय द वे मेडिकल में तो फिर भी बेटा इतना डिटेल से नहीं पूछता, लेकिन जेई में क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में अच्छा क्वेश्चन दे देगा, कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा। और आपको पता है फिजिक्स और फिजिकल में क्वेश्चन रॉन्ग होता है टॉपर बच्चे का, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होता है। न्यूमेरिकल तो एक एक कॉन्सेप्ट समझ के फॉर्मूला रट रट के वो कैलकुलेशन करके आ जाता है और वो आंसर सही भी आ जाता है बेटा। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहाँ आता है सेम सी ऑप्शन लगते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है। कैसे बेटा समझना, इसको ये नाम क्यों दिया गया, बच्चे का आंसर क्या आ जाएगा कि सर एटम के बीच में जो फ्री स्पेस आ रहा है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल शेप से शो होता है। जैसे ट्राइगोनल शेप सा लग रहा है, इस
वजह से इसे ट्राइगोनल वॉइड नाम दिया जाता है, लेकिन गलत है बेटा ये। एक्चुअल में कैसे, जिन 3 एटम के मिलने से इस वॉइड का फॉर्मेशन होता है, मैंने क्या कहा, जिन 3 एटम के मिलने से इस वॉइड का फॉर्मेशन होता है, अगर तीनों के सेंटर को मैं मिला दूं, क्या कहा, तीनों के सेंटर को मैं मिला दूं तो क्या होगा, कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ट्राइगोनल शेप बनती है बेटा। कैसी शेप बनती है, ट्राइगोनल शेप है। और ऐसी कोई शेप बनती है, उसके बीच में जो फ्री स्पेस होता है, इसको नाम दिया जाता है ट्राइगोनल वॉइड। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। तो क्या कहा, जिन 3 एटम के मिलने से बनेगी, उनके सेंटर को मिला दूंगा तो ट्राइगोनल शेप बनती है, आप देख सकते हो, इस वजह से इसे नाम दिया जाता है ट्राइगोनल वॉइड। क्लियर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इसके लिए क्या होगा, बच्चे को अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस रेशियो। क्लियर, इसका रेडियस रेशियो जो होता है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.155 है। कि मैं टाइम बचाने के लिए 0 नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना, क्या कहा, 0.155। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये आता कैसे है, तो बच्चों देखो कैसे आता है, ये जो वॉइड है, सेंटर पार्ट है, इसको मिलाकर और एक कॉर्नर को मिलाकर क्या करते हैं, ट्राइगोनल बनाते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये रेशियो आता है, जो अपने काम की चीज नहीं है, टाइम वेस्टिंग काम है बेटा। ओके, अपने क्या आएगा, सीधा इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर में क्या लिखूंगा, इस आर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या करेगा, 0.155 कैपिटल आर, ये इसका रेडियस रेशियो होता है। समझ में आ गया, क्लियर, ये इसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एक चीज ब्लॉक कर रहा हूं, वो अपने आप में क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर, एक आपको क्या ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल होता है B2O3 बोरोन ऑक्साइड, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। समझ में आया, तो 2-3 पॉइंट हमें कैसे ध्यान रखने बेटा, आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा, तो ये तो फर्स्ट वर्ड है, कौन सी, ट्राइगोनल या टी शेप है। सेकंड वर्ड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सेकंड वर्ड में क्या लिख सकता हूं, टेट्राहेड्रल। क्या कहा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति, और इसको बोलते हैं बेटा टीवी, शॉर्ट में टीवी। जहां टीवी नाम आ जाए देखते समझ आना किसकी बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा है। क्लियर, ठीक है बेटा। एक तो बच्चे के दिमाग में इतना तो आ गया होगा, बच्चा थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर काम मिले तो क्या, 3 एटम के मिलने से ट्राइगोनल बन रहा है, तो 4 एटम से मिलकर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा बेटा। बिल्कुल बेटा बात सही है, लेकिन क्या होगा, इसका मतलब बच्चा क्या कहेगा, सर 4 एटम मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लेयर के 4 एटम मिला दो। नहीं बेटा, इससे काम होगा क्या, नहीं, सेम लेयर के 4 एटम हो, उससे तो स्क्वायर शेप में बनती है, जैसे स्क्वायर 2D पैकिंग होती है। यस और नो, यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, स्क्वायर शेप वॉइड की बात नहीं कर रहा हूं। टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता, सुनना अच्छे से, व्हेन 4 एटम्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स एडेड विद ईच अदर, देन बिटवीन देम टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। जो वर्डिंग में बोल रहा हूं बेटा, ये आपके नोट्स में लिखाने वाला पॉइंट है, ध्यान रखना। तो आप जब भी नोट्स बनाओ तो वर्डिंग को सुन के आप लाइन लिख सकते हो, नो टेंशन। जो मैं बोल रहा हूं, एक एक चीज जो बोर्ड पे नोट कर रहा हूं और मुंह से बोल रहा हूं, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। बात समझ में आई, तो जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है आपके लिए नोट्स ही है, ध्यान रखना बेटा। क्लियर, तो मैंने क्या कहा, when 4 atom of different layers, क्या कहा, 4 atom of different layers added with each other, then between them tetrahedral word is formed। मैंने क्या कहा, जब विभिन्न परतों के, यानी अलग अलग परतों के, एक लेयर के तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक लेयर के होंगे उनके बीच में तो क्या होगा, स्क्वायर 2D वाली कंडीशन आ जाएगी, टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं बनेगी, स्क्वायर शेप वर्ड बनेगी। बात समझ में आ रही है, तो क्या कहेंगे, when 4 atom of different layer, यानी भिन्न भिन्न परतों के 4 परमाणु एक दूसरे से संपर्क में हो, उनके मध्य क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी, चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा ऐसे समझते जाना बच्चों। सबसे पहले क्या, ये 3 एटम मैंने बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप भी क्या याद रखोगे, 3 एटम ये बना दिए मैंने, ये बना दिए बेटा, ये तो 3 एटम हो गए। अब जो 4th एटम है वो अलग लेयर का होना चाहिए, अलग लेयर का होना चाहिए, यानी इसके ऊपर मैंने एटम रख दिया। आप ऐसे भी देख सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, डायग्राम ऐसा अगर हो तो कौन सी वर्ड बनेगी, तो क्या कहा, 3 फिंगर टिप है बेटा, 3 फिंगर
फिंगर टिप है, इनको अगर मिलाऊं तो देख सकते हो बीच में फ्री स्पेस है, ट्राइगोनल शेप में होगा, ऐसी वर्ड बनेगी। लेकिन इनके ऊपर क्या फोर्थ एटम में रख दूं तो फोर्थ एटम क्या होगा, अलग लेयर का होगा, नहीं होगा। एक लेयर तो ये हो गई और फोर्थ वाला एटम दूसरी लेयर का है, तो मैंने क्या कहा, इस टाइप से आप देख सकते हो 3 एटम के ऊपर एक एटम या एक एटम के ऊपर 3 एटम अलग अलग लेयर के हो जाएंगे। ब्लैक कलर वाले मैंने सेम कलर बनाए हैं, वो एक लेयर के हैं, रेड कलर वाला दूसरी लेयर का है बेटा। बात समझ में आई क्या? और ये कैसे बनता है बेटा, आप देख सकते हो, जैसे अपन देखते हैं ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण। अरे ये बताओ sp, जैसे इसमें sp2 वाला केस होता है, sp2 तो सेम प्लेन या सेम लेयर में होता नहीं होता, होता है बेटा। लेकिन sp3 जो होता है वो कभी सेम प्लेन में होता है क्या? नहीं, नॉन प्लेनर बोलते हैं बेटा, ध्यान है ना, क्लियर। वैसी कंडीशन इसमें होती है, कैसे, इस टाइप से मान लो कोई एटम है बच्चों, तो इस टाइप से क्या होगा, ऐसे एटम अगर जुड़े हो, जैसे मान लो ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, क्लियर। इनके सेंटर को अगर हम मिला दे तो क्या होगा बच्चों, इनके सेंटर को मिलाने से इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, नहीं बनती, यस और नो? तो देखो 4 एटम के मिलने से तो बनी है, लेकिन इसको आप स्क्वायर बोल सकते हो क्या, वर्गाकार बोल सकते हो क्या? नहीं बेटा, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। यानी क्या, 4 एंड्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं, क्लियर। और बीच में जो फ्री स्पेस है बेटा, ये जो बीच में फ्री स्पेस बन रहा है, इनको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी टीवी। बात समझ में आई क्या? और ये सब क्या है बच्चों, ये सब हो गए इसके एटम्स हो गए, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जितने एटम से मिलकर बने वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होगा बेटा, क्लियर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसका रेडियस रेशियो इसका कितना आता है बेटा, 0.225 होता है। मैंने क्या कहा, फिक्स वैल्यू है, प्रैक्टिकल डाटा है, ध्यान रखना है बच्चों। ये कैसे है, टाइम वेस्टिंग काम की जरूरत नहीं है अपन को, ध्यान रखना। टेट्राहेड्रल का कितना होता है, 0.225, क्लियर। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल r कितना हो जाएगा, 0.225 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। बच्चों बात समझ में आ गई, यस और नो? फिर अपन कह सकते हैं 4 एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट लेयर तो होने चाहिए। और फिर वही बात, इसे ये नाम क्यों दिया गया, अगर 4 एटम के सेंटर को मिलाए तो कैसी स्ट्रक्चर बनती है, टेट्राहेड्रल शेप बनती है, यस और नो? और टेट्राहेड्रल शेप बनती है, ऐसी शेप के बीच में बनने वाली वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, और यहां से बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो ध्यान रखना ZnS SiO2, ठीक है बेटा। SiO2 की तो कोई बात नहीं, लेकिन ZnS वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता। 3 एग्जाम्पल में लिखाऊंगा, ZnS NaCl CHCl, बाकी एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, नहीं भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 एग्जाम्पल में अंडरलाइन करूंगा, ZnS NaCl और सीजियम क्लोराइड, ओके। ZnS में टेट्राहेड्रल वॉइड, NaCl में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और सीजियम क्लोराइड में क्यूबिकल वॉइड। कैसे होती है बेटा, वो सीक्वेंस से इनके बाद बात करेंगे बच्चों, समझ में आया? बस छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बेसिकली आइडिया होना चाहिए कौन सी वॉइड कैसे बनती है, कितने एटम के मिलने से बनती है, इसे नाम क्यों दिया गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, रेडियस रेशियो क्या होता है, और 1-2 इसका फेमस एग्जाम्पल, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, फटाफट बोलो, यहां तक कोई भी दिक्कत है तो अच्छे से समझो और फटाफट। 30 सेकंड का टाइम आपके, 30 सेकंड का टाइम है, कोई भी दिक्कत हो बता सकता है कोई भी बच्चा।
चलो बेटा यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। चलो तो ये अपने बात की टाइप्स ऑफ वॉइड्स में अपने बात की तो दो टाइप की वॉइड अपने पढ़ी बेटा स्टार्टिंग की, कौन सी, ट्राइगोनल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देते हैं, रेडियस रेशियो इनके लिए वैल्यू क्या होती है, और एक दो एग्जाम्पल इनके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। क्लियर। चलो बेटा बात करते हैं थर्ड वॉइड के बारे में, बात करें नंबर 3 पे बात करते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल। क्या कहा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति, हिंदी में कहते हैं इसे बेटा अष्टफलकीय रिक्ति, और शॉर्ट फॉर्म क्या आती है, ओवी। पूरे चैप्टर में बार बार काम आएगा बेटा टीवी ओवी, टीवी ओवी। टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्ति, ओवी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड अष्टफलकीय रिक्ति। क्लियर। चलो बेटा इसी बात करते हैं बच्चों। देखो अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा भयंकर वाली मैथमेटिक्स लगाता है बेटा, चूंकि यूं की लगा के, क्या, चूंकि 3 एटम के मिलने से ट्राइगोनल वॉइड बनती है और 4 एटम के मिलने से टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, तो यूं की 8 एटम के मिलने से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगी। नहीं बेटा इसी भयंकर मैथमेटिक्स मत लगा देना बेटा, खुद पे कंट्रोल रखना। मैंने क्या कहा, बच्चा क्या करता, थोड़ा सा दिमाग काम में लेता, आधा दूरा ज्ञान से, क्या 3 एटम के मिलने से ट्राइगोनल वॉइड बन गई, तो सीधी सी बात है 4 एटम के मिलने से टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। ऑक्टा का मतलब 8 होता है, ट्राई का 3, टेट्रा का 4, ऑक्टा का 8 होता है, तो क्या होगा 8 एटम के मिलने से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगी। लेकिन मैंने क्या कहा बेटा, इतनी भयंकर मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, खुद पे कंट्रोल रखना है। कैसे, सुनना बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने क्या कहा था, कितने एटम के मिलने से बन रही है उसके बेसिस पे इनको नाम नहीं दिया गया। जितने एटम के मिलने से बन रही है अगर उनके सेंटर को मिला दे तो कैसी शेप बनती है, उसी टाइप की वॉइड को उसका नाम दिया गया है। बात समझ में आई। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ध्यान रखना कैसे बनती है, व्हेन 6 एटम ऑफ डिफरेंट लेयर। क्या कहा, 6 एटम से बनती है पहली बात तो, ओके। व्हेन 6 एटम ऑफ डिफरेंट लेयर एडेड विद ईच अदर इन अपोजिट पोजिशन। मैंने क्या कहा, 6 एटम ऑफ different layer added with each other in opposite position, then between them octahedral void is formed। मैंने क्या कहा, यदि भिन्न भिन्न परतों के 6 परमाणु एक दूसरे से विपरीत स्थिति में जुड़े हो तो उनके मध्य अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा, अलग अलग लेयर के क्या होने चाहिए, 6 एटम होने चाहिए। कैसे ऐड होने चाहिए, अपोजिट पोजीशन में ऐड होने चाहिए। अपोजिट पोजीशन का मतलब क्या है बेटा, सपोज करो जैसे मेरे फिंगर टिप है बेटा, इस बात को समझना, मेरे फिंगर टिप पे कितने एटम है, 3। अरे 3 टिप पे तो मान लो 3 एटम मैं बोल रहा हूं, 3 एटम तो ये हो गए, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, 3 एटम और ऐड कर रहा हूं। तो एक कंडीशन तो क्या है बेटा, देखो अरे क्या करना है, सेम पोजीशन का मतलब क्या होता है, एटम के जस्ट ऊपर एटम होना। यानी इस टाइप से मैंने बोल दिया, जैसे मान लो ये थंब इस थंब के ऊपर है, ये फिंगर इस फिंगर के ऊपर है, ये फिंगर इस फिंगर के ऊपर है, ये तो है सेम पोजीशन। लेकिन अपोजिट पोजीशन बोला है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, डायरेक्शन अपोजिट कर दो। कैसे, इस टाइप से। आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो बेटा खुद करके भी। कैसे, यानी नीचे वाली लेयर में अगर मेरे थंब की डायरेक्शन इधर है तो ऊपर वाली लेयर में थंब की डायरेक्शन राइट साइड में है। यस और नो, अपोजिट पोजीशन है या नहीं है। अगर अपोजिट पोजीशन में ऐड होंगे तो उनके बीच में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है बेटा। बात समझ में आ गई, क्लियर। देखो बेटा कैसे अपन कैसे बना सकते हैं समझना। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, जैसे मान लो एक लेयर बना लो। कैसे, ये मान लो मैं एक लेयर बना रहा हूं, ये तो बेटा क्या होगी, एक लेयर होगी बेटा एटम की। क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 एटम की दूसरी लेयर बना रहा हूं, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, अपोजिट पोजीशन में होनी चाहिए। अपोजिट पोजीशन में कैसे होगी बेटा, इस टाइप से आप देख सकते हो, इस टाइप से मैं अपोजिट पोजीशन में ऐड कर रहा हूं। चलो बेटा, तो मैंने क्या कहा, देखो आप देख सकते हो नीचे वाली जो लेयर है उसमें मैंने एटम की जो टिप रखी है बेटा, नोक रखी है, वो ऊपर की डायरेक्शन में है, और इस लेयर में क्या रखी है, नीचे की डायरेक्शन में है। बात समझ में आई क्या। तो ये तो क्या हो गए बच्चों, एटम्स हो गए। ये तो एटम्स है और उनके बीच में जो फ्री स्पेस है उसे क्या बोलेंगे, ओवी बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। और इसे नाम क्यों दिया गया, ये जो 6 एटम है इनके सेंटर को मिलाने पर ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, इस वजह से इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाम दिया जाता है। क्लियर, ठीक है बेटा। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 एटम के मिलने से बना है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। क्लियर। इसके लिए जो रेडियस रेशियो होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा
0.414 होती है। ठीक है बेटा, 0.414। तो यहाँ स्मॉल r में क्या लिख सकता हूँ 0.414, इस r को इधर लेके आ जाऊँ तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा कैपिटल R। समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है बेटा, और फिर अपन क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना NaCl MgO, क्लियर? ठीक है बेटा, MgO नहीं याद हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन NaCl को अंडरलाइन कर रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, आगे चैप्टर में कई जगह यूज होगा, ध्यान रखना। NaCl 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 देखते ही दिमाग में आना चाहिए। NaCl में कौन सी वर्ड होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसे होती है ये भी अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो बेटा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना Na यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मेजर एग्जाम्पल कौन सा? जैसे NaCl। क्लियर? कैसे बनती है ये अपन एक लेक्चर बाद डिस्कस करेंगे इस चीज को, क्लियर? ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं नंबर 4 वर्ड कौन सी? क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वर्ड यानी घनी रिक्ति बच्चों। ओके, मैंने क्या कहा था, हर वर्ड का अपने आप में स्पेसिफिक नेचर है, उसका फॉर्मेशन अलग अलग टाइप से होता है। क्लियर? स्टार्टिंग की 3 कैसे बनती है ये अपने समझा, 4th वाली कैसे बनती है तो समझना इस बात को। व्हेन क्या कहा 8 एटम ऑफ 2 लेयर्स, मैंने क्या कहा व्हेन 8 एटम ऑफ 2 लेयर्स एडेड विद ईच अदर इन सेम पोजीशन देन बिटवीन देम क्यूबिकल वर्ड इज फॉर्म्ड। मैंने क्या कहा, जब क्या करोगे यानी 2 लेयर की बात करिए, जब 2 परतों के 8 परमाणु एक दूसरे से समान स्थिति में जुड़े हो, मैंने क्या कहा सेम पोजीशन का मतलब ही क्या है? एटम के जस्ट ऊपर एटम होना। यस और नो? मैंने क्या कहा, जब 2 लेयर के 8 परमाणु एक दूसरे से समान स्थिति में जुड़े हो तो उनके मध्य क्या होता है? घनीय रिक्ति का निर्माण होता है। क्लियर? बच्चा कहेगा सर कैसे? तो पहली बात तो बेटा देखो कैसे, यानी इस टाइप से मान लो जैसे मैं एक लेयर ये बना दूं बच्चों, ये 4 एटम तो ये हो गए, 4 एटम तो ये हो गए, ये तो मान लो पहली लेयर होगी। अब दूसरी लेयर में बना रहा हूं, इसके सेम पोजीशन का मतलब क्या है? एग्जैक्ट इसके ऊपर एटम के ऊपर एटम होना। तो बच्चों देखो मैं इस टाइप से बना रहा हूं, ये मान लो इस टाइप से है। बच्चा कहेगा सर आपने तो कहा था एटम के जस्ट ऊपर एटम होना, ये थोड़ा साइड में कैसे आ रहा है? ये मैं जानबूझ के बना रहा हूँ बच्चों, आपको क्रॉस में दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले ब्लैक कलर वाली पहली लेयर है, रेड कलर वाली दूसरी लेयर है इसके ऊपर। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये तो क्या होगा बेटा, ये तो जैसे एटम्स हो गए और इनके बीच का जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिकल वॉइड होगी बेटा। ये कैसी वॉइड है? क्यूबिकल वॉइड। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो बेटा। कैसे? जैसे मेरे फिंगर टिप है बेटा, फिंगर टिप है, इसको आप समझो ये 4 फिंगर टिप हो गए, अरे ये 4 फिंगर टिप हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिंगर टिप है, 4 तो ये हो गए, एक लेयर तो ये है। क्लियर? ये मेरे दूसरे 4 फिंगर टिप पर दूसरी लेयर ये हो गई। इनको मैं क्या करूं, इन 4 एटम को, हर फिंगर टिप को एक एटम समझो, इन 4 एटम को इन 4 एटम के ऊपर रख दो। मैंने क्या कहा, ये जो ऊपर वाले 4 एटम इसको क्या करो, इसके ऊपर रख दो, इनके ऊपर रख दो। तो आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो बेटा, जहां पे आप पढ़ रहे हो घर पे खुद देख सकते हो कैसे। ये 4 एटम है, ये 4 एटम है, इन 4 एटम को इनके ऊपर मैं रख दूं तो आप देख सकते हो बेटा क्या, यानी टोटल 8 एटम है, इनका बीच का जो फ्री स्पेस है वो हमें क्या होगा, क्यूब की शेप में दिखाई देगा। यस और नो? और बीच का फ्री स्पेस है इसको वॉइड बोलते हैं, क्यूब की शेप में शो होता है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिकल वॉइड। ओके? और बच्चों बॉक्स के एग्जांपल से भी समझ सकते हो आप कैसे। ये जैसे मान लो बॉक्स आपको रेक्टेंगुलर लग रहा है जिसकी तीनों एक्सिस अलग अलग है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये वाली सी है। फिलहाल ये अलग अलग है बच्चों, नो डाउट है, लेकिन अपन को क्यूब की फॉर्म में अगर मान के करें तो आप देख सकते हो बेटा क्यूब में क्या होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 ये कॉर्नर है, तो हर कॉर्नर पर क्या होगा बेटा, एटम होगा नहीं होगा, ये एटम ये एटम ये एटम ये एटम, 4 हो गए। हमें पता ऊपर वाले जो 4 कॉर्नर है ये आप देख सकते हो 1 2 3 4, यस और नो? ऊपर वाले कॉर्नर के भी 4 एटम है, तो हमें पता है बच्चों इस क्यूब में स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये एटम क्या होता है, इसके एग्जैक्ट ऊपर होता है, देखो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, है बच्चों। ये एटम क्या होता है, इसके ऊपर होता है, देख सकते हो स्ट्रेट लाइन में। ये एटम क्या होता है, इसके ऊपर होता है स्ट्रेट लाइन में। ये एटम इसके ऊपर होता है स्ट्रेट लाइन में। तो आप देख सकते हो बेटा एटम के जस्ट ऊपर एटम होता है। तो मैंने क्या कहा, नीचे वाली लेयर के 4 एटम है, ये वाले एटम 1 2 3 4 एटम हो गए। ऊपर वाली लेयर के 4 एटम कौन से हो गए, 1 2 3 4, अरे हो गए बेटा 4 एटम
एटम ये हो गए, 4 एटम ये हो गए। तो आप देख सकते हो ऊपर वाली लेयर के 4 एटम, नीचे वाली लेयर के 4 एटम के एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बेटा, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में है। क्लियर। और इनके सेंटर को आप मिला दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, 2 लेयर कैसे है, ये नीचे वाले मान लो एक 4 कॉर्नर एटम की एक लेयर होगी, ऊपर वाले 4 कॉर्नर एटम की दूसरी लेयर होगी। तो ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, दोनों एक दूसरे के सेम पोजीशन में है या नहीं है, क्योंकि इस लेयर के एटम के स्ट्रेट लाइन में एग्जैक्ट ऊपर प्रेजेंट है। आप देख सकते हो, यस और नो। क्लियर। अब इन एटम्स के सेंटर को मिलाते जाओ। कैसे, इस कॉर्नर एटम को इस कॉर्नर एटम से मिला दूं, इस कॉर्नर एटम के सेंटर को इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसके इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। हर एटम के सेंटर को आपस में मिलाते जाओ तो आप देख सकते हो कैसी स्ट्रक्चर बनती है, क्यूब की स्ट्रक्चर बनती है। यस और नो। इसी वजह से बीच में जो फ्री स्पेस होगा उसको नाम भी क्यूबिकल वॉइड दिया जाता है। समझ में आ गया? यस और नो। अरे अब तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत बेटा? चलो बेटा, तो ये क्यूबिकल वॉइड बनती कैसी है ये हमने समझा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा। फिर 1 बाय 1 वही क्वेश्चन है। पहली बात तो कितने एटम के मिलने से बनती है? 8 एटम। क्लियर। नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 8 एटम के सेंटर को मिलाते जाए तो क्यूब की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनती है, इस वजह से क्यूबिकल वॉइड। क्लियर। ठीक है बेटा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जितने एटम के मिलने से इसका फॉर्मेशन होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कितने एटम के मिलने से बनती है? टोटल 8 एटम। तो वही उसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। रेडियस रेशियो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इसके लिए आता है बेटा 0.732 आता है बच्चों, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, सभी के लिए फिक्स वैल्यू है, तो इसको क्या लिखूंगा? स्मॉल आर। कैपिटल आर को इधर लेके आ जाऊं, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 0.732 आर। बात समझ में आ गई? क्लियर। और एक अगर एग्जाम्पल लिखे तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, सीजियम क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। समझ में आया? यस और नो। तो ये जो वॉइड के 4 टाइप है ये अपने डिस्कस किए, कैसे करना है, क्या करना बेटा। ठीक है। यहां तक को डाउट है तो बोलो फटाफट। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्या करना है, कोई भी डाउट? फटाफट। दृष्टि, हर्ष, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, रोहित, शाहरुख, जो नए बच्चे बेटा, प्रेक्षा, रोहित, समझ में आ रहा है बेटा इनको? बाकी बच्चों को तो आना ही चाहिए, खासकर नए बच्चे जो 1-2 दिन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा चैप्टर स्टार्टिंग का उनको बेसिक आइडिया शायद ना हो। तो मैंने कहा भी था लेक्चर जरूर देखने पीछे के। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल बेटा। चलो यहाँ तक बात ठीक है? अरे बुझान दूँ? चलो बेटा, तो ये टाइप्स ऑफ वॉइड में मैंने क्या कहा था, कितने टाइप की वॉइड होती है, एक एक चीज़ मैंने बताई है, क्या करना है, कैसे करना है बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा। चलो बच्चों, तो अलग अलग टाइप की वॉइड जो हमने देखी है, एक चीज़ हमने और देखी है बेटा, क्या इनके लिए कई सारे डाटा हमारे पास आए हैं, उन पर एक कॉमन क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, ध्यान रखना। कई बार पूछता है क्या, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, समझना इस बात को। द ऑर्डर ऑफ, क्या लिख रहा हूँ? ऑर्डर ऑफ साइज और रेडियस ऑफ वॉइड्स। मैंने क्या कहा? ऑर्डर ऑफ साइज और रेडियस ऑफ वॉइड्स, यानी 4 टाइप की वॉइड जो हमने डिस्कस की है, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड है। इन चारों के क्या होगा? साइज या रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, यानी क्या होगा? सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो रेडियस होती है वो तो किसकी होती है? सबसे ज्यादा होती है बेटा क्यूबिकल वॉइड। मैंने क्या कहा? सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है? क्यूबिकल वॉइड की होती है। ओके। उससे कम कौन सी होती है बेटा? उससे कम होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उससे कम कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। और उससे कम रेडियस किसकी होती है? उसके बाद आता है टेट्राहेड्रल। मैंने क्या कहा? उसके बाद क्या आता है? टेट्राहेड्रल वॉइड आता है। क्लियर। और सबसे लास्ट में क्या आता है बेटा? ट्राइगोनल वॉइड आता है। सबसे लास्ट में कौन सा आता है? ट्राइगोनल वॉइड। क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बेटा देखो, नहीं ध्यान हो तो रटने की जरूरत नहीं है, आपने देखा भी था। इसके लिए हमें पता है स्मॉल आर कितना आता है? 0.732, कैपिटल आर आता है। क्लियर। ठीक है बेटा। इसके लिए स्मॉल आर कितना आता है? 0.414, कैपिटल आर आता है। इसके लिए स्मॉल आर जो आता है वो आता है स्मॉल आर इक्वल टू, ये आया था हमारे पास 0.225, कैपिटल आर। और इसके लिए जो स्मॉल आर होता है वो कितना होता है? 0.155
आर होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, समझना, कैपिटल आर को यानी एटम की रेडियस को 0.732 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके तो क्यूबिकल वॉइड की रेडियस आ जाती है। अगर एटम की रेडियस को 0.414 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस आती है। अगर एटम की रेडियस को क्या करे यानी 0.225 से मल्टीप्लाई करे तब जाके क्या आती है, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस आती है। और एटम की रेडियस को 0.155 से मल्टीप्लाई करे तो ट्राइगोनल वॉइड की रेडियस आती है। तो कहने का मतलब क्या है, एटम की रेडियस तो सभी में कॉमन है या नहीं है, आर 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 आर, ये तो सभी में कॉमन है। तो बाकी क्या बच गया, देखो सभी कॉमन है, उसको अगर हटा के कंपेयर करूं मैं तो देखो स्मॉल आर क्या 0.732, 0.414, 0.225, 0.155, सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, क्यूबिक वाला बेटा, क्यूबिकल वॉइड। उससे कम कौन सा आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर कौन सा आ रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। लास्ट में कौन सा आ रहा है, ट्राइगोनल वॉइड। बात समझ में आई क्या? तो ये तो सभी टाइप की वॉइड का क्या आ गया, रेडियस का ऑर्डर आ गया। सबसे ज्यादा किसकी रेडियस या साइज होती है, सबसे कम है किसकी होती है, ध्यान रखना है हमें। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं इसके बाद। चलो बेटा यहाँ तक बात ठीक है, यस और नो? अरे यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा देखो, पहली बात तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा, पहली बात तो सीक्वेंस से बच्चे के दिमाग में सेट क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल वॉइड। बात समझ में आई क्या? पहली बात तो इनका रेडियस रेशियो जरूर ध्यान रखना बेटा। कैसे? सीक्वेंस में ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल 0.155, 0.225, 0.414, 0.732। आगे का जो भी पार्ट पढ़ेंगे उसमें बार बार काम आएगा। मैंने क्या कहा, आगे के पूरे चैप्टर में वॉइड बार बार काम आएगी। किस टाइप की वॉइड है, इसके लिए वैल्यू क्या होती है, कैसे करना। मैंने क्या कहा, तो ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल वॉइड बेटा। क्लियर? क्या कहा, 0.155, 0.225, 0.414, 0.732 मैंने सीक्वेंस से बोला है। पहली बात तो अपने नीट के लेवल से यहाँ न्यूमेरिकल भी कैसे बना देगा, आपको स्मॉल आर, कैपिटल आर दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देगा। मैंने क्या कहा, स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर दोनों में से कोई एक वैल्यू देगा, दूसरी पूछेगा। लेकिन बच्चे को ये ध्यान होना चाहिए किस टाइप के वॉइड के लिए बात कर रहा है। कैसे? ट्राइगोनल वॉइड की बात करेगा तो मुझे पता है स्मॉल आर, कैपिटल आर दोनों का रेशियो क्या आएगा, 0.155, टेट्राहेड्रल के लिए 0.225, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414, क्यूबिकल के लिए 0.732। बस स्मॉल आर, कैपिटल आर दोनों का रेशियो इक्वल टू इसके बराबर। अब किसकी वैल्यू दे रखी है, स्मॉल आर, कैपिटल आर में से जिसकी वैल्यू गिवन है वैल्यू पुट करो, जो आस्क है उसे कैलकुलेट करो। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? चलो बेटा देखो, अब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, समझना इस बात को, डिटर्मिनेशन ऑफ। अच्छे से समझना बेटा, क्या डिटर्मिनेशन ऑफ ए पोजीशन ऑफ टीवी एंड ओवी इन, क्या कहा, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ टीवी एंड ओवी इन FCC या CCP। मैंने क्या कहा, FCC या CCP में क्या, टीवी और ओवी की पोजीशन को डिटरमाइन करना, यानी FCC या CCP में टीवी या ओवी की स्थिति को निर्धारित करना। बच्चों देखो ये पढ़ाने का पर्पज क्या है, अच्छे समझना। नॉर्मली टीचर क्या करता है, अभी जैसे मैंने बोला था रेडियस रेशियो भी न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी बच्चा कर देगा, ये चीज़ें तो हर कोई टीचर बताता है। लेकिन खास बात क्या है, जहाँ से तुमसे गलती करवा सकता है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बना दे तो टीचर यहाँ तक बताते हैं, फिर बताते हैं क्या कि टेट्राहेड्रल जो वर्ड होती है उसका फॉर्मेशन होता है बॉडी डायगोनल पर, और एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वर्ड बनती है। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है उसका फॉर्मेशन होता है बॉडी सेंटर और ए सेंटर पर होता है। क्लियर? बस नॉर्मल दो लाइन लिखा के
आगे बढ़ जाते हैं मैक्सिमम टीचर, ये बात तो हर कोई कर देगा, तो बच्चा रटाफिकेशन से ये तो कर देगा, सर ने कहा था टीवी ऐसे बनती है और ओवी ऐसे बनती है, लेकिन किस टाइप से बनती है बच्चों, एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो कभी भी वो रॉन्ग नहीं हो सकता। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। तो अच्छे समझना, एफसीसी या सीसीपी में टीवी या ओवी की पोजीशन कहाँ होती है, कैसे होती है, कैसे बनती है, क्लियर। एक एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, इस पे क्या बन सकता है और कैसे पूछ सकता है। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर एफसीसी या सीसीपी ही क्यों लिखा, तो सबसे ज्यादा स्टडी इसी की होती है बेटा, मैंने ध्यान क्या कहा था, सबसे अच्छी पैकिंग इसी में होती है, तो इसी के रेस्पेक्ट में रिजल्ट बताते हैं, क्लियर, ठीक है। फिर बच्चा कहेगा सर टीवी और ओवी दो ही आपने क्यों लिखा, हमने बाकी ट्रायगोनल और क्यूबिकल भी तो पढ़ा था, बाकी दो की स्टडी नहीं करता, वो सिंपल फॉर्म में होता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है वो इन दो वर्ड की होती है, तो इन्हीं को डिस्कस करता है। क्वेश्चन भी आपको इन दो के ही मिलेंगे, ट्रायगोनल और क्यूबिकल के रेयर केस में क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना बेटा, क्लियर। 99% क्वेश्चन इन दोनों के ही बनेंगे, क्लियर, ठीक है बेटा। तो अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। नंबर वन मैंने क्या कहा, पोजीशन ऑफ, क्या कहा, पोजीशन ऑफ टीवी, यानी टीवी की पोजीशन क्या होगी, तो अच्छे से समझना बेटा। अभी आपने डिस्कस किया 1 बाय 1 कि पहली बात तो टीवी का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो हमें पता है बच्चों डिफरेंट लेयर के 4 एटम होते हैं, क्या कहा, डिफरेंट लेयर के 4 एटम जब होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, टीवी का फॉर्मेशन होता है, यस और नो। अपने कहा था ये डिफरेंट लेयर के एटम्स है और इनके बीच में क्या बनती है, टीवी बनती है, ये तो एटॉमिक लेवल पे हो गया, क्लियर। अब अपन बात किसके बेसिस पे करते हैं, यूनिट सेल के बेसिस पे बात करते हैं। तो अब अच्छे से समझते जाना बेटा, कैसे मैं बना रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, दिमाग घूम जाएगा बेटा, लेकिन साथ साथ समझोगे तो बहुत ईजी रहेगा। कैसे, एटॉमिक लेवल पे टीवी कैसे बनती है ये हमने समझ लिया, अब यूनिट सेल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। यूनिट सेल कैसी है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी पहले एक क्यूब बना लूं मैं, समझना बच्चों, साथ साथ कैसे बना रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, अच्छे समझना। अच्छे से समझ लोगे तो जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। चलो बेटा, ये तो मैंने क्या किया, एक क्यूब बनाया है, ओके। अब देखो बेटा, इस क्यूब के मैं क्या कर रहा हूं, कई सारे मैं प्लेन में इसे डिवाइड कर रहा हूं, यानी क्यूब को बीच में से मैं काट रहा हूं, ओके। समझते जाना बच्चों, अच्छे से अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं ताकि बच्चा समझ पाए। सबसे पहले देखो मैं कैसे कर रहा हूं, रेड कलर से अगर एक प्लेन काटूं, अच्छे से समझना है कैसे कर रहा हूं। देखो कैसे बनती है, क्या बनती है, ये मैंने रेड कलर से क्या किया, एक प्लेन मैंने काटा, नो डाउट, टेंशन मतलब वो बॉक्स जो पड़ा अपना उसके लिए उसे अलग से समझा दूंगा कैसे मैंने प्लेन बनाए हैं, कैसे बनाए, समझना अच्छे से। ये मैंने एक प्लेन काटा, यूनिट सेल को बीच में से डिवाइड कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब मैं दूसरा प्लेन ले रहा हूं बेटा, दूसरा प्लेन कैसे, समझना अच्छे से। ये मैंने दूसरा प्लेन बनाया बच्चों, दूसरा प्लेन कैसे, यूनिट सेल को देखो पहला रेड कलर से कैसे मैंने ऐसे काट दिया बीच में से, अब दूसरा प्लेन मैंने कैसे बनाया, ऐसे मैंने काटा है बेटा, समझ में आया, क्लियर, ठीक है। देखते हैं बेटा तीसरा प्लेन कैसे बनाते हैं, समझना अच्छे से। अब बच्चा सोचेगा सर ये क्या बन गया, अरे बच्चा क्या सोचेगा, सर ये क्या बन गया, टेंशन मत लो बेटा, घबराओ मत, अब इजी वे में समझो बच्चों कैसे करना है, क्या करना। अभी तो बेटा आपको देखो समझना बहुत कुछ बाकी है, समझना अच्छे से, देखो कैसे करना, क्या करना, ऐसे सीधा रटाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, अच्छे से समझ के करना है बेटो, ताकि कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे कैसे करना। देखो आपके लिए एक बॉक्स और मंगाया नया समझने के लिए, समझना बेटा इस बात को। सबसे पहले मैंने क्या कहा है,
एक बॉक्स था, यूनिट सेल थी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ लो बॉक्स है, यूनिट सेल है, ये पूरा बॉक्स है, साप्ता बॉक्स है बेटा, ठीक है, साप्ता डिब्बा है, समझना अच्छे से। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये पूरा बॉक्स था, उसको मैं क्या किया, पहला प्लेन मैंने काटा है रेड कलर से, आप देख सकते हो, देखो बेटा, यानी प्लेन का मतलब मैंने क्या कहा था, आर पार। अरे दो चीजें होती है, एक होती है एक्सिस, एक होती है प्लेन, याद है ना। एक्सिस का मतलब मैंने क्या कहा था, एक लाइन में, और प्लेन मतलब क्या, एक सरफेस, आर पार। जैसे अंधे बच्चे को गोली मारी थी हमने, तो उसको अपने क्या कहा था, वो तो एक्सिस होगी, एक लाइन में जाएगी बुलेट, तो क्लियर। लेकिन तलवार से काट दिया था उस अंधे बच्चे को, तो क्या आर पार कट गया था, यस और नो, वो क्या होता है बेटा, प्लेन होता है। तो मैंने क्या कहा, मैं प्लेन बोल रहा हूं, यानी आर पार काट रहा हूं, क्लियर, ठीक है। इस बॉक्स की मैं बात करूं बेटा, तो क्या ये जैसे बॉक्स है, इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऐसे काटा है। अरे रेड कलर जो है बेटा, ये पहला प्लेन है, समझना, ऐसे काट दिया, इसका मतलब पूरी यूनिट सेल थी, पूरा बॉक्स था, एक यूनिट सेल कितने में डिवाइड होगी, 2 में, अरे 1 से 2 बन गए, क्लियर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ब्लू कलर से मैंने काटा है, ब्लू कलर से मैंने कैसे काटा है, ऐसा प्लेन मैंने काट दिया, ऐसा प्लेन मैंने काट दिया इसके आर पार। तो क्या किया, ऐसा प्लेन अगर मैंने काट दिया ब्लू कलर से बेटा, तो क्या होगा, अरे 2 के कितने बन गए, पहले एक यूनिट सेल थी, अगर रेड कलर से ऐसे काट दिया तो 1 के 2 बन गए, यस और नो। अब ब्लू से ऐसे काट दूं तो 2 के कितने हो गए, 4, यस और नो, 4 पार्ट हो गए बेटा। अब क्या कर रहा हूं, जो डॉट डॉट से मैंने ब्लैक यूज किया है, उसको मैं ऐसे काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, तो बेटा 4 के कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट हो गए। मैंने क्या कहा, दोबारा समझ लेना बेटा इस बात को, कि पूरी यूनिट सेल थी ऐसे बॉक्स की फॉर्म में, सबसे पहले एक प्लेन ऐसे काटा है, 1 के 2 पार्ट हो गए, फिर मैंने ब्लू कलर से ऐसे प्लेन काटा है, 2 के 4 हो गए बेटा, यस और नो। फिर ब्लैक ब्लैक जो खैर डॉट डॉट में, उसको मैंने ऐसे काटा है, तो 4 के कितने हो गए, 8 पार्ट हो गए। मैंने क्या कहा, समझ में आया। तो पूरी जो बॉक्स की यानी क्यूब की फॉर्म में यूनिट सेल थी, उसको मैंने क्या किया बेटा, 8 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है, यस और नो। कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 8 भागों में उसे विभाजित कर लिया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब इन अलग अलग शॉर्ट क्यूब को मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग नंबर दे रहा हूं बेटा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो समझना इस बात को, हम बात कर रहे थे एफसीसी की। अरे किस में स्टडी कर रहे हैं, एफसीसी में। एफसीसी में हमें पता है बच्चों, एटम कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर पर। तो जहां जहां होते हैं वहां पर अब एटम को रिप्रेजेंट कर दो। ये लो बेटा, इस कॉर्नर पर एटम है, इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर है, और इस कॉर्नर पर एटम है, क्लियर, ठीक है बेटा। इस कॉर्नर पर एटम है, 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 यानी सभी कॉर्नर पर एटम बना दिए। इसके अलावा कहाँ होता है, फेस सेंटर, फेस सेंटर पर बना दो। ये अपर साइड वाला फेस सेंटर है, ये लोअर साइड वाला फेस सेंटर है, ये क्या है बच्चों, राइट साइड वाला फेस सेंटर, ये लेफ्ट साइड वाला फेस सेंटर, ये क्या है, फ्रंट साइड वाला फेस सेंटर, और ये है बैक साइड वाला फेस सेंटर, यस और नो। ये एफसीसी में जहां जहां एटम होता है वहां पर मैंने एटम बना दिए। कैसे होते हैं समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कॉर्नर एटम हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने फेस सेंटर बना दिए। कैसे, अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, और ये बैक साइड फेस सेंटर। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। तो अपने क्या किया, अरे जैसे सेल डिवीजन में होता है ना, 1 सेल से 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, यस और नो। वैसे ही अपन ने क्या किया, सभी को इक्वल प्लेन में डिवाइड करते हुए सभी के डबल डबल पार्ट कर रहे हैं। कैसे, एक यूनिट सेल थी, पूरा क्यूब था, उसको रेड कलर से मैंने 1 से 2 पार्ट बना लिए। फिर क्या किया, ब्लू से क्या किया, फिर से डिवाइड कर दिया, ऐसे 2 से क्या हो गया, 4 पार्ट हो गए। फिर डॉट डॉट में जो ब्लैक है बेटा, उससे क्या आ गया, 4 से 8 पार्ट हो गए, यस और नो। तो पूरी यूनिट सेल से कितने पार्ट बन गए, 8 पार्ट बन गए, यस और नो। इनको सभी को मैं अलग अलग नंबर दे रहा हूं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है बेटा। मैंने सभी को अलग अलग नंबर दिए हैं हर पार्ट को। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो पहली बात तो समझना बेटा, कैसे ये 8 पार्ट कैसे है, हमने इसको नंबर क्यों दिया। बच्चा कहेगा सर नंबर क्यों दिए हैं, ताकि आप समझ पाओ कौन से नंबर वाले क्यूब की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि मैंने एक यूनिट सेल को कई सारे शॉर्ट क्यूब में बांट लिया। अब मैंने हर जो नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शॉर्ट क्यूब है बेटा। शॉर्ट क्यूब मतलब क्या, पूरी यूनिट सेल, पूरे जो क्यूब की फॉर्म में यूनिट सेल थी उसके छोटे छोटे पार्ट है होंगे, तो ये भी क्यूब की शेप में है, लेकिन शॉर्ट क्यूब बोला है पूरे क्यूबिकल यूनिट सेल का छोटा सा पार्ट। ओके,
कैसे बेटा ये नंबर कैसे दिए समझना। इस बॉक्स को जैसे मैंने बताया था 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, कैसे, ऐसे डिवाइड कर ले 1 से 2, ऐसे कर ले 2 से 4, फिर ऐसे कर ले 4 से 8। यस और नो। इनको मैंने नंबर कौन सा दिया, देखो बेटा समझना, हर शॉर्ट क्यूब को, इसका मतलब इसको अगर 8 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या होगा, इसके 8 पार्ट बन जाएंगे। कैसे बेटा, एक पार्ट तो यहाँ शॉर्ट क्यूब होगा, एक पार्ट क्या होगा, इस कॉर्नर पे शॉर्ट क्यूब होगा, एक इस कॉर्नर पे शॉर्ट क्यूब होगा, एक इस कॉर्नर का पार्ट होगा। ठीक है, ऐसा कैसा, नीचे वाले कॉर्नर्स पे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। यस और नो। हर शॉर्ट क्यूब को मैं एक नंबर दे रहा हूँ समझने के लिए। कैसे बेटा समझना, एक नंबर कौन सा है, कंपेयर करते हुए देखना बेटा, एक नंबर कौन सा है, राइट साइड। अरे राइट साइड कौन सा बेटा, ये रहा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड कॉर्नर है। राइट साइड लोअर साइड, मैंने लोअर साइड बोला है, राइट साइड में ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है। तो देखो एक नंबर वाला कौन सा है, बच्चे को पता तो होना चाहिए सर कैसे बता रहे हैं, समझना। एक नंबर जो मैंने दिया वो कौन सा है, राइट साइड, लोअर साइड और फ्रंट साइड। देखो राइट साइड है, लोअर साइड है, फ्रंट साइड है, ये तो क्या है, एक नंबर शॉर्ट क्यूब। अरे समझ में आ गया, यस और नो। फिर बेटा मैंने क्या कहा, एक नंबर शॉर्ट क्यूब ये हो गया। 2 नंबर शॉर्ट क्यूब कौन सा है, इसके पीछे वाला, क्या कहूंगा, राइट साइड, लोअर साइड और बैक साइड, पीछे की साइड वाला। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसका मतलब ये वाला 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर। समझ में आ गया। 3 नंबर मैंने किसको दिया, समझना, लेफ्ट साइड, इसको कंपेयर करो इस बॉक्स से। लेफ्ट साइड ये रहा, लेफ्ट साइड और क्या करूंगा, लोअर साइड, यानी लेफ्ट में चलूं बेटा तो ये लोअर साइड हो गया, और फ्रंट साइड है यानी ये वाला, ये क्या हो गया, 3 नंबर शॉर्ट क्यूब हो गया। और इसके पीछे वाला कौन सा है, 4 नंबर है बेटा। समझ में आया, यानी लेफ्ट साइड, लोअर साइड और बैक साइड, यानी लेफ्ट साइड, लोअर साइड और बैक साइड, ये 3 नंबर है, इसके पीछे क्या, 4 नंबर है। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, फिर 5 नंबर कौन सा है, राइट साइड, अपर साइड, फ्रंट साइड, ये लो राइट साइड, अपर साइड और फ्रंट साइड, ये सामने वाला। समझ में आ गया। इसके पीछे कौन सा है बेटा, 6 नंबर है। और 7 नंबर कौन सा है, लेफ्ट साइड, अपर साइड, फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, अपर साइड, फ्रंट साइड, ये रहा बच्चों, लेफ्ट में है, अपर साइड में है, फ्रंट साइड में है, ये देख सकते हो। इसके पीछे कौन सा है, 8 नंबर वाला है। समझ में आया, क्लियर। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये जो मैंने नंबर दिया, देखो क्यूब कॉर्नर की पोजीशन से बता रहा हूं, 1 नंबर तो कौन सा है, ये वाला रहा बेटा, यहां। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, इसके पीछे कौन सा है, 2 नंबर वाला, क्लियर। इसके साइड में कौन सा है, 3 नंबर, इसके पीछे कौन सा है, 4 नंबर, पीछे वाला 3 के पीछे 4 वाला। समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या कहा, 1 के ऊपर वाला कौन सा है, 5 नंबर, इसके पीछे कौन सा है, 6 नंबर। समझ में आ गया। फिर 3 के ऊपर कौन सा है बेटा, 7 नंबर, और 7 के पीछे कौन सा है, 8 नंबर। समझ में आ गया, यस और नो। ये पूरी यूनिट सेल है, इसको अपने क्या किया, एक शॉर्ट यानी अलग अलग शॉर्ट क्यूब में डिवाइड किया है। यस और नो। तो क्या कहा बेटा, ये तो क्या है, 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल और क्यूब, यानी क्यूब की फॉर्म में क्या है, एक यूनिट सेल है बेटा, क्लियर। ठीक है, अब स्टडी करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जैसे अपने एटॉमिक लेवल पे अपन ने समझा था, ये तो एटॉमिक लेवल पे समझा है कैसे होता है, क्या होता है, यूनिट सेल में बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 नंबर शॉर्ट क्यूब को अलग कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, 1 नंबर शॉर्ट क्यूब है, इसको मैं अलग कर रहा हूं। तो देखो बेटा यहां मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर 1 शॉर्ट क्यूब है। मैंने क्या कहा, 1 नंबर शॉर्ट क्यूब को मैं अलग बना रहा हूं। बच्चा कहेगा सर क्यों, ताकि समझने के लिए अच्छे से। कैसे बेटा, 1 नंबर शॉर्ट क्यूब को अलग बनाऊं तो इस टाइप से बनेगा या नहीं बनेगा, इस टाइप से कोई शॉर्ट क्यूब होगा। यस और नो, क्लियर। ये पहली बात तो क्या है, 1 शॉर्ट क्यूब, यानी ये क्या है, 1 शॉर्ट क्यूब, कंप्लीट क्यूब नहीं है, क्या है, शॉर्ट क्यूब है, छोटा क्यूब है बच्चों ये, क्लियर। और ये क्या होगा, 1/8 पार्ट ऑफ यूनिट सेल। मैंने क्या कहा, 1/8 पार्ट ऑफ यूनिट सेल। अरे सीधी सी बात है, इस पूरी यूनिट सेल में ऐसे कितने शॉर्ट क्यूब बन सकते हैं, 8 शॉर्ट क्यूब बन सकते हैं। नंबर आपने दिया भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना है, 1/8 पार्ट हो गया। समझ में आ गया, क्लियर। अब क्या करना है बच्चों, इस डायग्राम से मैंने क्या कहा, इस डायग्राम से कंपेयर करते हुए हमें यहाँ पर एटम को रिप्रेजेंट करना है। कैसे, मैंने लिखा भी है, 1 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब को मैंने अलग उठाया है, क्लियर। तो क्या करना, इस डायग्राम से कंपेयर करते हुए यहाँ एटम को हमें रिप्रेजेंट करना है। किसी पोजीशन पर एटम होगा वहाँ पर एटम बना देंगे, और अगर किसी पोजीशन पर एटम नहीं है वहाँ पर फ्री छोड़ देंगे। बात समझ में आई। कैसे बेटा, देखो इस कॉर्नर पर एटम होगा या नहीं होगा, तो इसमें कंपेयर करो बेटा। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, कैसे करना, क्या करना, 1 नंबर वाले
शॉर्ट क्यूब को जैसे मैं बनाऊं बेटा, कैसे करना क्या करना। पहली बात तो ये अपन अगर शॉर्ट क्यूब बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉर्ट क्यूब हो गया बच्चों, ये एक शॉर्ट क्यूब हम बना रहे हैं। अब देखते हैं इस पर एटम कैसे होगा, क्या होगा, अच्छे से समझना है। देखो बेटा, अब क्या करना आपको, इससे कंपेयर करते जाना है। कैसे, इस कॉर्नर पर एटम होगा या नहीं होगा। मैंने क्या कहा, इससे एक नंबर वाले को कंपेयर करना है। जिस पोजीशन पर एटम है वहां पर एटम बना देना, और जिस पर एटम नहीं है उसे फ्री छोड़ देना। ओके, कैसे, इस पोजीशन पर एटम होगा या नहीं होगा, इससे कंपेयर करो बेटा। देखो इस पोजीशन पर देखो, ये कॉर्नर कौन सा है, और ये वाला जो शॉर्ट क्यूब का कॉर्नर है बच्चों, एक नंबर की बात कर रहा हूं, एक नंबर वाला यहां पर है। तो इसका देखो आगे वाला कॉर्नर कौन सा है, ये रहा। इस आगे वाले कॉर्नर पर एटम है या नहीं है, एटम है बच्चों। तो क्या होगा, इस कॉर्नर पर एटम बना दो। बात समझ में आ गई, यस और नो, क्लियर। ठीक है, इस कॉर्नर की बात करूं, देखो बेटा मेरा मार्कर देखो कहां पर है। इस कॉर्नर की बात करूं तो इससे कंपेयर करो, इस कॉर्नर पर एटम है क्या, नहीं बच्चों। ये वाला कॉर्नर है, इस पर एटम है क्या, नहीं। बच्चा कहेगा सर ये कॉर्नर क्यों नहीं लिया, ये तो क्या है, 2 नंबर वाले का कॉर्नर है, इसके पीछे वाले का। अरे सीधी सी बात है, टोटल क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर के रेस्पेक्ट में एक शॉर्ट क्यूब होगा। सिंपल, आ गया समझ में। तो मैंने क्या कहा, एक नंबर वाले का डायमीटर तो कहां तक होगा, अरे एज लेंथ का जो सेंटर होगा वहां तक होता है, एज का सेंटर होता है आधी दूरी तक होगा बेटा, यस और नो। तो क्या कहा, ये जो एज का सेंटर है यहां तक एक नंबर वाला होगा, यानी एक नंबर वाले का पीछे वाला कॉर्नर होगा, क्योंकि हमें पता है इसके बाद तो कौन सा होगा, 2 नंबर वाला शॉर्ट क्यूब स्टार्ट हो जाएगा, इसके पीछे वाला, यस और नो। इसका मतलब ये जो कॉर्नर है इस पर कोई एटम होगा क्या, नहीं बेटा। यहां से देखो कंपेयर करो, ये फ्री है या नहीं है, ये फ्री है, यहां पर कोई एटम नहीं है, फ्री है तो इसे फ्री छोड़ दो, क्लियर। अब बात करूं इस कॉर्नर की, इस कॉर्नर को कंपेयर करो, ये कॉर्नर कौन सा है, ये वाला कॉर्नर है। देखो बेटा एक नंबर वाला क्या, फ्रंट साइड लेफ्ट साइड, और क्या करूं बेटा, लोअर साइड, यहां पर कोई एटम है क्या, कोई एटम नहीं है, तो इसे फ्री छोड़ दो, क्लियर। ठीक है, अब बात करूं इस कॉर्नर की, इस कॉर्नर को कंपेयर करो, ये वाला कॉर्नर कौन सा है, ये रहा बच्चों। देखो एक नंबर का पीछे वाला कॉर्नर लेफ्ट साइड में, लोअर साइड में, इस कॉर्नर पर एटम है या नहीं है, है बच्चों। इस पर एटम है तो इस पर एटम बना दो, यस और नो, क्लियर। ठीक है बेटा, तो अपन क्या कह सकते हैं, अब ऊपर वाले पर चलो, इस कॉर्नर को कंपेयर करो, इस पर एटम होगा क्या। देखो बच्चों एक नंबर वाला शॉर्ट क्यूब, इसका कॉर्नर कहां होगा, आगे वाला, ये रहा कॉर्नर। इस पर कोई एटम है क्या, नहीं, इस पर एटम नहीं है, तो इसे फ्री छोड़ दो, क्लियर। ठीक है बेटा, फिर बात करें इस कॉर्नर पर, अरे इस कॉर्नर पर कोई एटम है क्या। देखो बेटा ये कॉर्नर कौन सा रहा, ये वाला रहा, इस पर एटम है या नहीं है बच्चों। तो इस पर एटम है, तो ये वाला देखो इस कॉर्नर पर एटम बना दो, ये लो हमने बना दिया, क्लियर। ठीक है, अब कंपेयर करो बेटा इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर को कंपेयर करो, तो ये कॉर्नर कौन सा है, ये सामने वाला, ये रहा बच्चों। इस पर एटम है या नहीं है, इस पर एटम है, इस पर एटम है, तो एक एटम इस पर बना दो, ये लो बेटा बना दिया। अब बात करें, देखो ये पीछे वाला कॉर्नर, इसकी बात करें, पीछे वाला कॉर्नर इसमें कहां है, ये रहा बच्चों। इस पर कोई एटम है क्या, बच्चा कहेगा सर ये क्यों नहीं आया, ये तो पीछे वाले शॉर्ट क्यूब का है, ध्यान रखना, ये तो आधी डिस्टेंस तक होगा, तो इसका पीछे वाला एंड कहां तक है, एक नंबर वाले का यहीं तक है बच्चों। इस पर कोई एटम है क्या, इस पर कोई एटम नहीं है, तो फ्री छोड़ दो। तो मैंने क्या कहा, एफसीसी यूनिट सेल में जहां जहां एटम होते हैं उसको कंपेयर करते हुए हमने एक शॉर्ट क्यूब बना लिया, और जहां जहां यूनिट सेल में एटम होता है उस पोजीशन पर हमने एटम को रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पर नहीं है उसको फ्री छोड़ दिया। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, तो मेरा कहने का मतलब क्या, ये तो क्या हो गए, एटम्स हो गए, यस और नो। अब देखो बेटा एक शॉर्ट क्यूब हमने लिया है, एक शॉर्ट क्यूब में कितने एटम आ गए, 1 2 3 4, बात समझ में आई। और ये जो 4 एटम है ये बताओ एक ही लेयर के हैं या अलग अलग लेयर के हैं, अलग अलग लेयर के। आप देख सकते हो, ये देखो सामने वाले कॉर्नर पर है, ये पीछे वाले कॉर्नर पर, ये सामने वाले कॉर्नर पर, ये पीछे वाले कॉर्नर पर। सभी सामने या सभी पीछे वाले कॉर्नर पर होते तो एक ही लेयर के हो जाते, लेकिन ये सेम लेयर के हैं या डिफरेंट लेयर के, डिफरेंट लेयर के। और डिफरेंट लेयर के 4 एटम अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, यस और नो, क्लियर। तो इनके बीच में क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। ये क्या हो गया बेटा, टीवी का फॉर्मेशन हो गया, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है,
पूरी यूनिट सेल में आप कोई सा भी शॉर्ट क्यूब लो बेटा, 1 नंबर लो, 2 नंबर लो, 3 नंबर लो, 4 नंबर लो, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कोई सा भी शॉर्ट क्यूब ले लो, हर शॉर्ट क्यूब में यही कंडीशन आएगी। इसका मतलब क्या होगा, हर शॉर्ट क्यूब का सेंटर क्या होगा, हमें पता है 4 एटम से कवर्ड होगा, घिरा हुआ होगा। और ये 4 एटम क्या होते हैं, डिफरेंट लेयर के होते हैं, अलग अलग परत के होते हैं। तो क्या होता है, हर शॉर्ट क्यूब के सेंटर पर क्या होता है, एक टीवी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और हमें पता है बेटा हर शॉर्ट क्यूब के सेंटर पर एक टीवी का फॉर्मेशन होगा। तो पूरी यूनिट सेल में ऐसे कितने शॉर्ट क्यूब बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हर शॉर्ट क्यूब में अगर एक टीवी बनेगी तो पूरी यूनिट सेल में कंप्लीट कितनी टीवी बनेगी, 8 टीवी बन जाएगी बेटा। यस और नो, बात समझ में आई। तो पहली बात तो टीवी बनती कैसे है और कहाँ बनती है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट फटाफट, कोई भी दिक्कत है तो बोल सकता है बच्चा। यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। ये किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया, फटाफट बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देंगे। कोई दिक्कत है तो फटाफट बोलो। फटाफट। आपने शायद आज तक रटा होगा टीवी कहाँ बनती है, कैसे बनती है, शायद ही समझा होगा। सर दोबारा समझा दो एक बार, बिल्कुल चलने दो सर, ठीक है चल रहा है, ठीक है। रोहित, प्रेम, चलो बेटा। सोहेल दोबारा समझो बेटा कैसे करना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है बेटा, तो फोकस थोड़ा अच्छे से रखा करो बेटा, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है बेटा, अच्छे समझना। कैसे, सबसे पहले अपन ने क्या किया बेटा, हमें पता टीवी का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमें पता डिफरेंट लेयर के 4 एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, टीवी बनती है। बिल्कुल बेटा बनती है। क्लियर। ये जैसे 4 एटम के बीच में टीवी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, बन गई। लेकिन हमें यूनिट सेल के अंदर देखनी है, कौन सी, FCC यूनिट सेल। तो सबसे पहले अपन एक क्यूब बनाया था। क्लियर, अच्छे समझते जाना। एक क्यूब बनाया था, फिर अपन ने क्या किया, इस शॉर्ट क्यूब को क्यूब को कई सारे शॉर्ट क्यूब में डिवाइड करें, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। कैसे, सबसे पहले क्या किया, रेड कलर में है, एक शॉर्ट क्यूब था, जैसे मान लो ये अपनी यूनिट सेल है, इसको अपने क्या किया, ऐसा कोई प्लेन काटा बेटा, ऐसे प्लेन से काट दिया तो एक से कितने हो गए, 2 पार्ट बन गए। फिर अपने क्या किया, ब्लू कलर में क्या, ऐसा कोई प्लेन काटा तो क्या हो गया बेटा, यानी 2 के 4 पार्ट हो गए, आधे यानी डबल करते जाओ, 2 के 4 पार्ट हो गए। फिर अपने क्या किया, ब्लैक डॉट से लिया है, ऐसा कोई पार्ट है बेटा, इसको अपने डबल कर दिया, क्या हो गया, फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 के कितने बन गए, 8 पार्ट हो गए। कहने का मतलब क्या, एक जो यूनिट सेल उसे क्या किया, पहले ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा। समझ में आ गया। 3 पार्ट, 3 प्लेन में डिवाइड करके क्या हो गया, 1 यूनिट सेल के 8 पार्ट बना दिए। क्लियर। और हर पार्ट को मैंने एक नंबर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 8 पार्ट कैसे होंगे बेटा, हर कॉर्नर के रेस्पेक्ट में। कैसे, इस कॉर्नर के पास जो पार्ट होगा वो 1 नंबर, और इसके पीछे वाला जो कॉर्नर होगा वो 2 नंबर। क्लियर। इसके ऊपर जो है वो 5 नंबर, इसके पीछे जो 6 नंबर। क्लियर। इसके साइड में जो था वो 3 नंबर, इसके जो पीछे था वो 4 नंबर, इसके जो ऊपर है बेटा वो कौन सा, 7, और इसके जो पीछे वो 8 नंबर। यानी क्यूब के 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर के रेस्पेक्ट में एक छोटा पार्ट होगा यूनिट सेल का, उसे बोलेंगे शॉर्ट क्यूब है। आ गया समझ में। 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर के रेस्पेक्ट में क्या 8 ही पार्ट हो गए, तो टोटल 8 शॉर्ट क्यूब बन गए। क्लियर। अब हमने क्या किया, एक शॉर्ट क्यूब हमने अलग उठा लिया समझने के लिए, 1 नंबर वाला शॉर्ट क्यूब मैं अलग ले लूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्यूब बना लिया, अब क्या करना, इस यूनिट सेल से कंपेयर करेंगे। क्या, इसमें जहां जहां एटम है वहां पर एटम बना देंगे, जहां पर एटम नहीं है वहां पर फ्री छोड़ देंगे। कैसे बेटा, सुनना इस बात को, देखो कैसे करना है, इस बात को समझेंगे तो देखो इससे कंपेयर करो, इस कॉर्नर पर एटम होगा नहीं होगा, इससे कंपेयर करो। ये वाला कॉर्नर इसमें कहाँ है, 1 नंबर वाला एज्यूम करना है, ये रहा, इस पर एटम है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एटम बना दिया। क्लियर। अब इस कॉर्नर को देखें, इस पर एटम होगा या नहीं होगा, तो 1 नंबर वाले का पीछे वाला कॉर्नर ये वाला कौन सा रहा, ये वाला। बच्चा कहेगा सर पीछे वाला कहाँ गया, ये तो इसके पीछे वाला शॉर्ट क्यूब 2 नंबर का है। समझ में आ गया। तो इस वाले कॉर्नर पर कोई एटम है क्या, नहीं, फ्री है तो फ्री छोड़ दिया। क्लियर।
किस कॉर्नर की बात करें बेटा, इस पर कोई एटम है क्या, देख सकते हैं, देखो ये कॉर्नर कहाँ रहा, ये रहा, इस पर एटम है क्या, नहीं, फ्री है तो उसे फ्री छोड़ दो। क्लियर। फिर क्या किया, इस कॉर्नर पर देखते हैं एटम हो सकता है क्या, ये वाला कॉर्नर कहाँ रहा, ये रहा बच्चों, तो इस पर एटम है तो इस पर भी एटम बना दिया। क्लियर। ठीक है, इस एटम को कंपेयर करो, इस पर देखो एटम है क्या, देखते हैं बेटा, ये वाला कॉर्नर कौन सा रहा, ये वाला रहा, इस पर कोई एटम है क्या, नहीं बेटा, इसे फ्री छोड़ दिया। यस और नो। इस कॉर्नर पर एटम हो सकता है क्या, कंपेयर करो, ये एटम कहाँ रहा, इस वाले कॉर्नर पर रहा, इस वाले कॉर्नर पर है, तो हमें पता है बच्चों इस पर एटम है या नहीं है बच्चों, तो ये रहा, इसका एटम हो गया। क्लियर। ठीक है, देखो इस कॉर्नर पर एटम होगा क्या, अगर एटम इसमें है तो एटम बना दो, बाकी फ्री छोड़ दो, रिक्त स्थान छोड़ दो। क्लियर। ये वाला कॉर्नर कौन सा रहा, ये वाला सामने वाला, इस पर एटम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉर्नर पर एटम होगा क्या, इसका पीछे वाला कॉर्नर कौन सा है, ये वाला, इस पर कोई एटम है क्या, नहीं, फ्री है बेटा, तो इसे फ्री छोड़ दो। तो मेरा कहने का मतलब क्या, इस यूनिट सेल से कंपेयर करके अगर एक शॉर्ट क्यूब बनाए तो एक शॉर्ट क्यूब में क्या होता है बेटा, हमें पता है एटम कहाँ कहाँ आ रहे हैं, 4 कॉर्नर पर आ रहे हैं। और ये 4 कॉर्नर कौन कौन से है, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, कोई कॉर्नर आगे वाला कोई पीछे वाला, यानी सभी कॉर्नर एटम क्या अलग अलग प्लेन में है या नहीं है। सभी 4 एटम आगे वाले कॉर्नर या सभी 4 पीछे वाले कॉर्नर होते तो एक ही प्लेन में होते, लेकिन अलग अलग लेयर के है या नहीं है, 2 एटम आगे वाले 2 एटम पीछे वाले। और जब अलग अलग लेयर के अलग अलग प्लेन के 4 एटम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं तो क्या होता है, उनके बीच का जो पार्ट है उस पर टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो क्या होगा, इन 4 एटम के बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, पूरी यूनिट सेल में क्या होता है, ऐसे कितने पार्ट है, टोटल 8 शॉर्ट क्यूब पॉसिबल है। एक शॉर्ट क्यूब में एक टीवी का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे टोटल 8 शॉर्ट क्यूब में कितनी टीवी होगी, 8 टीवी बन जाएगी। यस और नो। क्लियर। ठीक है बेटा, तो हर शॉर्ट क्यूब, एक शॉर्ट क्यूब मैंने बना के बताया है उसमें टीवी कैसे बनती है, हर शॉर्ट क्यूब में यही कंडीशन होगी बेटा, समझ में आया। एक शॉर्ट क्यूब में एक टीवी बनती है तो टोटल क्या होगा, 8 शॉर्ट क्यूब में 8 टीवी बन जाएगी। क्लियर। आपको दिक्कत है तो बोलो फटाफट, आपको दिक्कत है तो बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत। इसमें ट्राइगोनल वॉइड्स भी तो है ना, ट्राइगोनल वॉइड्स तो तब बनती बेटा जब 3 ही एटम होते हैं। यहाँ क्या होता है, 4 एटम कांटेक्ट में होते हैं तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। बात समझ में आई क्या, ओनली 3 ही एटम का कांटेक्ट होता है तब क्या होता है, ट्राइगोनल वॉइड बनती है। यहाँ पर क्या 4 एटम कांटेक्ट में होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। क्लियर। ठीक है सोहेल, अब बोलो बेटा फटाफट, जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं बेटा, कंप्लीट करते हैं इसे। आपको दिक्कत, चलो बेटा ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों, देखो कैसे करना है। डायग्राम आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना बच्चों। देखो ये 2 डायग्राम तो मैं मिटा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ। बच्चा कहेगा सर बाकी क्यों नहीं बुझाना बीच वाला, क्योंकि अभी हमें इसकी और ज़रूरत पड़ेगी, अभी बुझान देंगे, टेंशन मत लो बेटा। कैसे बच्चों, देखो ये जैसे यूनिट सेल है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर बॉडी डायगोनल में बनाऊँ, कैसे समझना अच्छे से, अभी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये अपनी क्या है, ये अपनी क्यूबिकल यूनिट सेल है, ये अपनी यूनिट सेल है बेटा। ओके, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो इसमें मैं डायगोनल बना रहा हूँ। कैसे, अगर मैं बॉडी डायगोनल बना दूँ, बॉडी डायगोनल बना दूँ तो देखो बच्चों इसमें कौन कौन सी, देखो बॉडी डायगोनल पहली बात तो होता क्या है, कैसे होता है, समझ में आया। मैंने क्या किया, पीछे वाले कॉर्नर को इस सामने वाले आगे वाले कॉर्नर से मिला दिया, तो बच्चों एक बॉडी डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो डायग्राम है इससे देखो कंपेयर करो, ये बॉडी डायगोनल कौन सा है, ये वाला बॉडी डायगोनल है। अच्छे से समझना, इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मिलाना। क्लियर। अगर ऐसा बॉडी डायगोनल में मिला दूं, बना दूं बेटा, तो ये बताओ ये वाला बॉडी डायगोनल कौन कौन से शॉर्ट क्यूब से पास होगा। अरे सामने वाला कॉर्नर है, इसका शॉर्ट क्यूब कौन सा है, 3 नंबर वाला, इसके पीछे वाला 4 नंबर है। यस और नो। तो सामने वाला शॉर्ट क्यूब क्या है, 3 नंबर वाला, तो एक तो 3 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब से पास होगा, और ये ऊपर वाले कॉर्नर का जो पीछे वाला शॉर्ट क्यूब है वो कौन सा है, 6 नंबर वाला। मैंने क्या कहा, अगर एक ऐसा बॉडी डायगोनल बनाए तो वो किससे पास होगा, 3 नंबर और 6 नंबर, 3 और 6 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब से पास होगा। यस और नो। कैसे बेटा समझना, ये देखो बॉडी डायगोनल मैंने कैसे बनाया है, मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाया है। मैंने क्या कहा, देखो दोनों थंब की जो पोजीशन देखो बेटा, इस कॉर्नर को मैंने क्या किया, इस कॉर्नर से मिलाया है। ये जो कॉर्नर है बेटा वो कौन सा,
3 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब का है, यस और नो, 3 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब का है। और ये जो कॉर्नर है वो कौन से, ये 5 और ये 6 है, 6 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब का है। तो इन दोनों कॉर्नर को अगर मैं मिला दूं यानी बॉडी डायगोनल बना दूं तो हमें पता ही है बॉडी डायगोनल कौन कौन से शॉर्ट क्यूब से पास होगा, 3 और 6 से पास होगा, यस और नो होगा बेटा। और हमें पता है ये जो 3 और 6 से पास होगा तो 3 नंबर वाला जो शॉर्ट क्यूब है उसके सेंटर पर एक टीवी बनेगी या नहीं बनेगी, बनती है बच्चों। और हमें 6 नंबर वाला है, हर शॉर्ट क्यूब में अपने क्या कहा था, हर शॉर्ट क्यूब के सेंटर में एक टीवी बनेगी, ऐसी कैसी सेम कंडीशन में जैसे 1 नंबर वाला शॉर्ट क्यूब हमने बनाया था, क्लियर। तो अपने क्या कहा, हर शॉर्ट क्यूब के सेंटर में क्या होता है, एक टीवी बनेगी। तो वैसे ही अगर मैं एक बॉडी डायगोनल बनाऊं तो हमें पता है एक बॉडी डायगोनल कहां से पास होगा बेटा, 3 से 6 में अगर पास हो तो 3 नंबर वाला और 6 नंबर वाला इनके सेंटर से पास होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। इसका मतलब एक बॉडी डायगोनल पर कितनी टीवी आ जाएगी, 2 टीवी आ जाएगी बेटा। एक तो कौन सी, हमें पता है कौन सी बेटा, 3 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब की, एक कौन सी आएगी, 6 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब की, यस और नो। अरे बात समझ में आई, क्योंकि हमें पता है ये बॉडी डायगोनल जो हमने बनाया है वो क्या हो रहा है, 3 नंबर और पीछे 6 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब को। क्लास के बाद बेटा खुद प्रैक्टिकली ये चीज करके देखना और इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक तो आपने खुद का दिमाग अभी लगाया ही नहीं है तो शायद हो सकता है ये कैसे होगा, लेकिन जब एक बार वापस लेक्चर देके खुद का दिमाग लगाओगे, हाँ सर ने ऐसे बोला अब ये ऐसे हो सकता है, कैसे होगा क्या होगा, तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, ऐसा बॉडी डायगोनल हमने बनाया है, थंब की पोजीशन देखना बेटा, ये 3 नंबर वाला, ये वाला शॉर्ट क्यूब है 3 नंबर वाला और पीछे वाले से ऐसे मिला दिया बेटा, तो ये क्या है 6 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब से पास होगा। तो हमें पता है ये जो बॉडी डायगोनल 3 नंबर और 6 नंबर वाले शॉर्ट क्यूब के सेंटर से पास होगा नहीं होगा, होगा बच्चों। तो अगर ये बॉडी डायगोनल 3 और 6 दोनों शॉर्ट क्यूब के से सेंटर से पास होगा तो 3 और 6 के सेंटर पर बनने वाली जो टीवी होगी वो इस बॉडी डायगोनल पर आएगी या नहीं आएगी, आएगी बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक बॉडी डायगोनल, अपने तो एक बॉडी डायगोनल का एग्जांपल लिया है, बाकी सभी बॉडी डायगोनल में क्या होगा, सेम कंडीशन होगी। कैसे, एक बॉडी डायगोनल पर कितनी टीवी आएगी, 2 टीवी आएगी, यस और नो, क्लियर। हमें पता पूरी यूनिट सेल में टोटल कितने बॉडी डायगोनल है, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टीवी आती है तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल पर कितनी टीवी आ जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यस और नो। एक बॉडी डायगोनल बनाओगे इस पर 2 टीवी आ गई, ऐसे ही सब बाकी कॉर्नर्स को मिलाकर बॉडी डायगोनल बनाएंगे तो कितने बनेंगे, टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टीवी बनती है तो 4 बॉडी डायगोनल पर कितनी हो जाएगी, टोटल 8 टीवी बन जाएगी। समझ में आया, इसका मतलब पूरी एक यूनिट सेल में क्या होता है, टोटल 8 टीवी बनती है, यस और नो, क्लियर बेटा। बच्चा कहेगा सर कैसे, अभी हमने इसी बात को तो हमने एक्सप्लेन किया था, क्या एक शॉर्ट क्यूब में 1 टीवी बनती है, टोटल 8 शॉर्ट क्यूब में 8 टीवी बन जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, ठीक है बेटा यहाँ तक है। चलो बेटा, तो ये अपने क्या कहा, ये जो बन रहा है बेटा इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है बच्चों, ये जो अपने बनाया है ये क्या है, ये टीवी है बच्चों, यानी टीवी। एक बॉडी डायगोनल पर क्या होती है, 2 टीवी बनती है, क्लियर, ठीक है बेटा। और बच्चों देखो ये अगर एज लेंथ क्या है, ए है, अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, समझना। पहली बात तो मैंने क्या कहा, अपन FCC की बात कर रहे हैं, तो FCC के लिए बात करें तो क्या कहेंगे, 4 FCC। FCC के लिए हमें पता है Z, अरे Z का नंबर कितना होता है FCC के लिए, 4, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। और टीवी का नंबर कितना आ रहा है, 8। अरे अभी हमने देखा है चाहे शॉर्ट क्यूब से देखे चाहे अपन क्या देखे बेटा, इस टाइप से देखे, बॉडी डायगोनल पर बना करें। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टीवी आती है, टोटल होते हैं 4 बॉडी डायगोनल, तो 4 बॉडी डायगोनल पर टोटल कितनी आ जाएगी, 8 टीवी आ जाएगी, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। तो अपन ने क्या कहा, टोटल एटम होते हैं FCC में 4 और टीवी कितनी बनती है, 8। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 FCC एंड HCP, क्या कहेंगे, 4 FCC एंड HCP में इसी से कंपेयर करते हैं तो मैं लिख सकता हूं क्या, टीवी इक्वल टू क्या होगा, 2Z होगा बेटा, यस और नो। बच्चा कहेगा सर कैसे, अरे हमें पता है FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, 4 आते हैं, और टीवी कितनी बन रही है, 8 बन रही है, यानी टीवी का नंबर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का डबल है या नहीं है, तो टीवी इक्वल टू 2Z। समझ में आया, ये हमारे क्वेश्चन में काम आएगा बेटा। अब मैंने क्या कहा, डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, समझना। हमें पता है इस यूनिट सेल की एज लेंथ अगर A है तो ये जो टीवी बन रही है बच्चों, ये बताओ इसके कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होगी, √3a/4 होगी, यस और नो। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हमें पता है बेटा पूरा बॉडी डायगोनल कितना होता है,
√3a, यस और नो? मैंने क्या कहा, पूरा बॉडी डायगोनल कितना होता है बेटा, √3a। और हमें पता है ये जो शॉर्ट क्यूब बनेगा ये हमें पता है सेंटर तक हाफ डिस्टेंस पर होगा या नहीं होगा, और ये जो टीवी बनेगी वो इस शॉर्ट क्यूब के भी सेंटर पर बनेगी, यस और नो? इसमें देख सकते हो जैसे पूरा बॉडी डायगोनल कितना होता है, अगर एज लेंथ a है तो बॉडी डायगोनल होता है √3a, यस और नो? क्लियर? और हमें पता है अगर ये जो टीवी है बेटा ये शॉर्ट क्यूब कहां तक होता है, हाफ डिस्टेंस तक होता है। ध्यान रखना एक शॉर्ट क्यूब का जो डायमीटर होगा बेटा वो हमेशा हाफ डिस्टेंस तक होगा, चाहे एज लेंथ हो चाहे बॉडी सेंटर हो, आधे से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हाफ डिस्टेंस के बाद क्या होगा, नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्यूब आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? तो मैंने क्या कहा, इस कॉर्नर पर जो 3 नंबर वाला शॉर्ट क्यूब है बेटा इसका डायमीटर कहां से लेकर कहां तक होगा, इस बॉडी सेंटर तक होगा। बात समझ में आई? बॉडी सेंटर तक होगा तो हमें पता टीवी जो बनेगी वो इस शॉर्ट क्यूब के भी सेंटर पर बनेगी। इसका मतलब यहां से अगर पूरा डायगोनल अगर मैं देखूं बॉडी डायगोनल तो ये कितना होता है, √3a। इसकी हाफ डिस्टेंस कर दूं बॉडी सेंटर से, √3a/2, यस और नो? और ये जो टीवी बनेगी ये तो इस क्या शॉर्ट क्यूब के भी सेंटर पर बनेगी, यानी हाफ का भी हाफ कर दो तो √3a/4, यस और नो? अरे बात समझ में आई? इसका मतलब ये जो टीवी बनती है इस कॉर्नर से वो कितनी डिस्टेंस पर होगी, √3a/4 होगी। सेम पोजीशन ऊपर वाले टीवी की होगी इसके कॉर्नर से। समझ में आ गया? जो मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूं अपने आप में एक क्वेश्चन है बेटा, क्या किसी टीवी की इसके कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस होती है, √3a/4। बात समझ में आई क्या? एक बॉडी डायगोनल पर आने वाली 2 टीवी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये होती है बेटा √3a/2। बच्चा कहेगा सर कैसे, अरे पूरा बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a, तो ये देखो इसका 1/4 है, ये 1/4 है, अरे √3a/4 मतलब इसका 1/4, तो 1/4 इसका मतलब क्या हो गया, अरे 25% यानी टोटल 50% हो गया, तो बीच का जो गैप बच गया वो कितना, 50% यानी 1/2 यानी √3a/2। समझ में आ गया? यस और नो? तो पहली बात तो किसी टीवी की इसके कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस है, एक बॉडी डायगोनल की दोनों टीवी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन जेईई में क्या पूछा गया बेटा, देखो शानदार क्वेश्चन पूछा गया जो एग्जैक्ट अपनी कॉपी से आया था, क्या नियरेस्ट डिस्टेंस, क्या कहा बेटा, ये जो लिख रहा हूँ मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्या आया था ये, जेईई 2019। ओके, जेईई में क्या पूछा गया समझना बेटा, नियरेस्ट डिस्टेंस, क्या कहा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टीवी ऑफ यूनिट सेल। मैंने क्या कहा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टीवी ऑफ यूनिट सेल। बच्चा ये सोच रहा था, बच्चा रट के क्या जाता है, √3a/4 √3a/2, लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन को समझा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं देखे, मुझे ऑप्शन क्या दे रखा है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टीवी ऑफ यूनिट सेल, यानी एक टीवी की कोई भी 2 टीवी ले लो बेटा, एक यूनिट सेल की कोई भी 2 टीवी ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये होती है बेटा a/2। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को, ये a/2 कैसे आता है, अच्छे से समझना। ये मान लो एक अपना शॉर्ट क्यूब था, एक क्यूब था बेटा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे डिवाइड कर दिया, अरे 4 पार्ट तो ये हो गए, यस और नो? मैंने क्या किया, शॉर्ट क्यूब में डिवाइड कर दिया, सामने वाला शॉर्ट क्यूब राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, ये लोअर साइड का, ये क्या होगा बेटा, लोअर साइड में राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला। समझ में आ रहा है कैसे? बच्चा कहेगा सर बाकी 4 शॉर्ट क्यूब कहाँ हैं, 4 इनके पीछे बेटा, तो मैंने कैसे किया समझना, इजी वे में समझना, इस टाइप से बेटा। अब मैंने एग्जैक्ट सामने रखा है तो आपको क्या कहा, ओनली ये 4 शॉर्ट क्यूब दिखाई दे रहे हैं, ये वाले कैसे, ये सामने वाला फेस था, इसको 4 टाइप से डिवाइड कर दो तो 1 2 3 4 शॉर्ट क्यूब ये हो गए, और एग्जैक्ट इनके पीछे क्या 1 2 3 4 ये हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अब हमें पता है हर शॉर्ट क्यूब के सेंटर पर क्या होगा बेटा, अरे टीवी बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी बच्चों। ये बताओ, ये टीवी है, अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंथ क्या है बच्चों, a है, तो ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अरे a/4 हो गया नहीं होगा, यस और नो, होगी बच्चों। अरे इस शॉर्ट क्यूब की टीवी है, इस शॉर्ट क्यूब की टीवी है, हमें पता है ये जो शॉर्ट क्यूब है इसका डायमीटर देखो, पूरी एज लेंथ अगर a है तो इस शॉर्ट क्यूब का डायमीटर, इसकी बाउंड्री कहाँ तक होगी, अरे हाफ डिस्टेंस तक होगी नहीं होगी, a/2 तक। बात समझ में आई क्या? ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा a है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, a/2, और ये जो टीवी बनेगी वो तो इसके भी सेंटर पर बनेगी, यानी a/2 का भी हाफ होगा, तो देखो इस एज से ये डिस्टेंस कितनी है, a/4, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, वैसे ही ये वाली जो टीवी है इस एज से ये भी कितना होगा,
A/4 होगा, यस और नो? अरे सीधी सी बात है, ये वाला शॉर्ट क्यूब है, इसका डायमीटर एज लेंथ का हाफ होगा नहीं होगा, हाफ डिस्टेंस तक होगा, A का आधा यानी A/2, और इसके भी सेंटर पर बनेगी तो A/2 का फिर से हाफ कर दो A/4। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक जो टीवी बनती है बेटा किसी शॉर्ट क्यूब में, उसकी इस साइड वाले जो फेस है उससे डिस्टेंस कितनी होगी A/4, फिर इसके बराबर में जो शॉर्ट क्यूब है उसके उस साइड वाले फेस से डिस्टेंस कितनी होगी A/4। इसका मतलब दो टीवी अगर बन गई, इस वाले शॉर्ट क्यूब की, इस वाले शॉर्ट क्यूब की, इसकी इधर से डिस्टेंस है A/4, इसकी इधर से डिस्टेंस है A/4, तो टोटल डिस्टेंस थी A, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई A/4 यानी 1/4 यानी हाफ हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2, यानी बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, ये डिस्टेंस कितनी आती है A/2 आ गई। समझ में आया? और यही क्वेश्चन पूछा गया, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टीवी ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल की कोई भी दो टीवी के बीच की कम से कम डिस्टेंस कितनी होगी A/2 होगी। अपना नीट का बच्चा रट के जाता है √3A/4 √3A/2, लेकिन पूछा इन ऑप्शन देखा ही नहीं, इससे भी कम होती है डिस्टेंस, ध्यान रखना। इसमें तो क्या होगा बेटा, अरे A/2 मतलब कितना 0.5A, यस और नो? देखो √3A/4 इनको आप करोगे तो क्या आएगा, इससे भी कम आएगा, लेकिन दो टीवी के बीच की डिस्टेंस है, दो टीवी बच्चा एक बॉडी डायगोनल वाली देखेगा तो √3 का अंडर √3 कितना होता है 1.732, यस और नो? और इसका 2 करेगा, डिवाइड करेगा तो 0.85A आता है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी आती है बेटा, ये तो कितना होता है 0.85A आता है, यस और नो? लेकिन ये जो दो टीवी है ये वाली डिस्टेंस कितनी आती है 0.5A आता है, तो कम कौन सा हो गया, ये वाली डिस्टेंस कम है बेटा। हमें कोई भी दो टीवी के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस पूछे तो वो क्या होगी, √3A/4 नहीं करनी है, A/2 यानी 0.5A करना है, यस और नो? अगर एक बॉडी डायगोनल वाली दो टीवी के बीच की डिस्टेंस होगी तो नो डाउट √3A/2 होगी, लेकिन पूरी यूनिट सेल में कोई भी दो टीवी के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस है A/2। समझ में आया? ये मैंने बेटा कंप्लीट बताया टीवी के बारे में, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होती है, कैसे होता है, इसके बारे में कैसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे करना। कोई डाउट है तो फटाफट बोलो बेटा, कोई भी डाउट। टेट्राहेड्रल वर्ड अपना कंप्लीट है, टीवी का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या, जल्दी बोलो बेटा, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट फटाफट। कोई भी डाउट हो बता सकते हो, कोई भी डाउट है बता सकते हो। हर चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है बच्चों, ये कैसे होगा वो कैसे होगा समझाया भी है। चलो बेटा, कोई डाउट किसी के? चलो उम्मीद करता हूँ जो नए बच्चे हैं उनको भी ज़रूर समझ में आया होगा। शाहरुख नो सर, सोहेल नो सर, प्रेम नो सर, नो सर नो सर नो सर। बाकी बच्चे कहाँ गए? अरे बाकी बच्चों को डाउट है क्या? दृष्टि, करीना, कुमकुम, फैसल, प्रेक्षा, रोहित, बाकी का आंसर नहीं आया बेटा? कोई दिक्कत? नो सर नो सर नो सर। बाकी करीना, दूरदृष्टि, कुमकुम, कोई दिक्कत बेटा? चलो यहाँ तक ठीक है, ठीक है। थोड़ा टिपिकल ज़रूर था बेटा, पूरा माइंड गेम था, समझने वाली चीज़ थी। रटोगे तो कितना रटोगे, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, समझ समझ के करना है, ओके? कौन सी चीज़ कैसे होती है, कहाँ होती है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, कम से कम 1, 2, 12, 6 महीने तक तो भूलोगे ही नहीं बेटा। बाकी रटोगे तो 2 दिन बाद साफ हो जाएगा। तो समझने पर ज़्यादा जोर दिया करो बेटा। कैसे होता है हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया, कैसे करना है क्या करना। हर्ष, कोई डाउट बेटा? ठीक है, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया, कैसे करना है क्या करना। कोई भी दिक्कत हो बेटा रिवाइज करना है इसे दोबारा, जब भी आपको लेक्चर मिले कोई डाउट हो पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ओवी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी पोजीशन कैसे होती है और ये हमें कैसे कैसे समझ सकते हैं इसको, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है बेटा? चलो ठीक है बेटा, ओके बाय।